तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, क्योंकि तू आदमी है अवतार नहीं। जी हाँ, तो ये लागू होता है हम पर भी और हमारी चहेती क्रिकेट टीम पर भी, है ना। गिरे हैं, फिर से उठेंगे और मंजिल पाकर ही रहेंगे। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा, आपका स्वागत करता हूं, जी हां, नए चैप्टर के पहले लेक्चर में। कैसे हैं सब, कैसी रही छुट्टियां? धमाकेदार, मजेदार, एकदम खूब एंजॉय किया कि नहीं? यस सर, चलो ठीक है, तो मेहनत करने के बाद एंजॉयमेंट भी जरूरी है। देख लेता हूं कि लेक्चर स्टार्ट हो चुका है, रिकॉर्ड होना बिल्कुल हो चुका है, वरना आपको पता है कि क्या होने वाला है। यस सर, बिल्कुल, है ना। हाँ, तो ताबड़तोड़ छुट्टियां रही एकदम, आपकी भी और मेरी भी। आइए वापस लगते हैं हमारे उद्देश्य को पाने में, है ना, जो है कि नीट 2024। सब बढ़िया, सब तन तन सीधा बैठ जाओ, तन के बैठ जाओ बेटा। बहुत ही धमाकेदार लेक्चर होने वाला है। कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए देवियों सज्जनों। जी हाँ, माथे पे बांधनी है, माथे पे बांधे, कमर पे बांधनी है, कमर पे बांधे। आ जाइए, रिवाज के अनुसार हम कुछ होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नया लेक्चर क्या करेंगे, शुरू करेंगे पढ़ना। ओके ठीक है बेटा। अच्छा, वो जो पिछले चैप्टर का वन शॉट है, उसमें ऐसी चोट हुई, चोट पे चोट हुए जा रही है। वो लेट इसलिए हुआ था क्योंकि पहले जब मैं उसको रिकॉर्ड कर लिया था 3 घंटे का, तो बीच में 2 घंटे की आवाज गायब हो गई थी। ये जो आपको मिला है उससे पहले की बता रहा हूं मैं, जो आपका एक टेस्ट हुआ था ना, उससे पहले ही मैंने रिकॉर्ड कर दिया था 3 घंटे का, है ना। और मैंने रिकॉर्ड किया था तो उसमें 1 घंटे की आवाज थी, बचे हुए 2 घंटे की आवाज नहीं थी, तो मैंने फिर से रिकॉर्ड किया और फिर से रिकॉर्ड किया, फिर ये दिक्कत हो गई है। तो अब मैं देखता हूं एक बार अभी फ्री होके, हो सकता है कि उसमें बीच में जो है एडिट करते वक्त जो है आवाज गायब हो गई हो, आवाज वाला वो पार्ट डिलीट हो गया हो, तो उसको देखते एक बार, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाते हैं। और नहीं अगर कुछ ठीक हुआ तो जो पोर्शन है बीच का 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, तो तुम्हारा भाई जो है दोबारा से रिकॉर्ड करेगा, है ना। ठीक है, तो बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट चैप्टर की बस एक डीपीबी का सॉल्यूशन नहीं है, बाकी सारा सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं, वो भी मैं जल्दी से अपलोड करवा दूंगा रिकॉर्ड करके, है ना। तो बेटा हमने क्या क्या फिनिश कर लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब बड़े बड़े चैप्टर्स हमने क्या कर लिए हैं, फिनिश कर लिए हैं। ठीक है सर, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, आप सभी को बधाई नया चैप्टर शुरू होने की। कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे गुरुजी आज? हम पढ़ने वाले हैं बेटा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब इसका नाम तो है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, है ना, क्योंकि चार्जेस एट रेस्ट बहुत पढ़ लिया, अब चार्ज को मूव कराने का समय आ गया है। ठीक है सर, है ना, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। लेकिन इस चैप्टर को हम और क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं। जी हाँ, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म तो अपना एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नाम हुआ, वैसे हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसका मतलब क्या हुआ वो जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी नाम है, और शॉर्ट में हम बोल देते हैं MEC। MEC स्टैंड्स फॉर, MEC स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब वो क्या है, क्यों है नाम, वो सब अपन जानेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है जी साहब, है ना। आज क्या पढ़ने वाले हैं? देखिए यार, आज हम पढ़ेंगे, ओहो हे भैया, ये देखेंगे इधर, यहां पे देखें मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है सर, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे। बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे और बायोट सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है सर, 1 मिनट रुकना भाई, चला जा। हाँ भाई, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक फील्ड, जैसे याद है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा था, हाँ सर। वैसे मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फिर वहां पे याद करो हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, यहाँ पे हम पढ़ेंगे बायोट सेवर्ट लॉ। फिर हमने देखा था एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ, यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। बोलो ठीक है क्या? हे भैया, ठीक है, शुरू करते हैं। तो यार शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में लास्ट कुछ, यार देख रहे हो इसका बैकग्राउंड कितना खूबसूरत है ना। इसको नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्दर्न लाइट्स बोलते हैं। लोग स्पेशली जो है यहां तक जाते हैं, पहुंचते हैं, ट्रेवल करते हैं ये नॉर्दर्न लाइट्स को देखने के लिए। और ये नॉर्दर्न लाइट्स के पीछे भी, है ना, हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि मतलब ऑल द अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये देखने में आपने कभी कंप्यूटर के वॉलपेपर में या फोन के वॉलपेपर में भी ये देखा होगा, है ना। तो नॉर्दर्न लाइट्स इसको बोलते हैं। तो इसके पीछे भी जो इतनी बढ़िया खूबसूरत सी, है ना, आधी रात में जो लाइट दिखाई दे रही है ग्रीन ग्रीन कलर की, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है। समझ में आ पा रही है क्या बात? चार्ज पार्टिकल्स और मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट है। खैर वापस लौटते हैं, है ना। तो लिखा हुआ है नीट
प्रीवियस ईयर या नीट ईयर वाइज एनालिसिस। ये आप देख सकते हैं एक बार जब आपको पीपीटी मिलेगा 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक का है यहाँ पे आंकड़ा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि 2022 में कितने सवाल आए थे, 3 सवाल आए थे, 21 में भी 3 सवाल आए थे, 20 में 1 सवाल आया था। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि मिनिमम 1 से लेकर के मैक्सिमम 3-4 सवाल आ सकते हैं इस चैप्टर में से। और ये चैप्टर बाकी के जो चैप्टर्स अभी तक हमने पढ़े हैं उससे छोटा है। बोलो ठीक है क्या? यस सर। तो आप ये आराम से, बहुत ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं, बस एक बार निगाह डाल लीजिए कि यार है ना, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो लास्ट क्लास में यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गृह कार्य यानी एज होमवर्क दिया था, इसको डिस्कस करते हैं और शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर। ठीक है सर, क्या सवाल है? मीटर ब्रिज, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल, हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम लेफ्ट एंड, है ना, लेफ्ट एंड से बोल रहा है। और वैसे भी बोला गया था आपको कि बैलेंसिंग लेंथ हमेशा आपको लेफ्ट एंड से ही लेनी है। ठीक है, इज फाउंड टू बी कितनी, हाउ मच इज फाउंड टू बी 20 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस, बस अब यहां पे बोला है, देखो यार हमें पता है कि मीटर ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, और वहां पे 2 रेजिस्टर्स होते हैं, एक नोन और एक अननोन। बोल रहा है कि नोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप इज 1 ओम, है ना। द नोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप इज गिवन एज 1 ओम। इसका मतलब 2 गैप्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। अननोन रेजिस्टेंस को लेफ्ट में लगा और नोन रेजिस्टेंस को इस बार राइट में लगा है। ठीक है क्या? यस सर। देखो इधर तो कुछ ऐसा डायग्राम होगा, बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही बेसिक सा डायग्राम बनाएंगे। ये गैप हो गया, ये गैप हो गया, ठीक है, ये हो गया गैल्वेनोमीटर, यस सर, ये हो गया जॉकी, और ये हो गया नल डिफ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है जी साहब, कुछ इस प्रकार से डायग्राम हो गया। हाँ जी सर, बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम। अभी हो गया अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस को कितना बोल लो, यू बोल लो, क्या फर्क पड़ता है, या आर बोल लो, चलो आर बोल लो अननोन रेजिस्टेंस को। ठीक है, और नोन रेजिस्टेंस बोल रहा है, खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, नोन रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, राइट गैप इज गिवन एज 1 ओम। ठीक है साहब, ये हो गया हमारे पास कितना, 1 ओम। बैलेंसिंग लेंथ कितना बोल दिया, 20 सेंटीमीटर। तो कॉमन सेंस की बात है कि ये जो वायर है, कौन सा वायर है सर, ये जो मीटर ब्रिज वाला वायर है 100 सेंटीमीटर लंबा होता है। सो इफ दिस इज 20 सेंटीमीटर बैलेंसिंग लेंथ, तो ये बचा हुआ कितना हो गया सर, 100 माइनस 20 दैट इज 80 सेंटीमीटर। यस सर, ये हो गया 80 सेंटीमीटर। कितना हुआ, ये हो गया 20, ये हो गया 80 सेंटीमीटर। डन। यस सर, बिल्कुल। बस अब क्या करना है, कुछ नहीं, रेशियो याद होगा आपको। हाँ जी सर, r डिवाइडेड बाय 20 याद है क्या, दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, जी जा जी, r डिवाइडेड बाय 20 है ना, r डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 80। ठीक है गुरुजी, है ना। कितना हो गया बेटा, अब देखो ये 20 उधर जाएगा, अरे जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जा। तो हमने 20 को क्या बोला, चला जा, 20 ऊपर चला गया, 20 इंटू 1/2, 20 उधर चला गया, कितना आ गया, 20/t कितना आ गया बच्चों, 1/4। तो r का वैल्यू कितना आ गया, 1/4 दैट इज 0.25 ओम। कोई शक नहीं सर, देखो वो आ गया, कितना आ गया, 0.25 ओम। डन है, यस सर। देखो भाई आंसर आ गया तुम्हारे पास 0.25 ओम। आई होप आपका भी आंसर आया होगा। ये है PYQ यानी 1999 का सवाल। डन। हाँ जी सर, चले आगे, चलो भाई, ये रहा इसका सॉल्यूशन, क्योंकि होमवर्क देना और उसको डिस्कस करना दोनों ही जरूरी है। ठीक है क्या? यस सर। चलो आया भाई, आगे आजा। क्या कह रहा है सवाल में, गुरुजी सवाल में कह रहा है अ गैल्वेनोमीटर हैविंग अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 60 ओम, है ना। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे दिया, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना दे दिया, जिसको हम कैपिटल जी बोलते हैं, 60 ओम। शोज अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर पासेस। IG यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट हो गया 1 एम्पियर। डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड सवाल है, यस सर। थ्रू इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर टू रीड अ करंट अप टू 5 एम्पियर। मतलब गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन होना है किसमें, एमीटर में। कैसे होता है, शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करके, शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है पैरेलल में। ठीक है सर। यहां पे आपको जी का वैल्यू कितना दे रखा है, गुरुजी जी का वैल्यू दे रखा है 60 ओम, और क्या दे रखा है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट दे रखा है 1 एम्पियर। यस सर। और यहां पे आपको रेंज ऑफ एमीटर कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। रेंज ऑफ एमीटर दे रखा है 5 एम्पियर। जितनी चीजें चाहिए सब दे रखी है। बोल रहा है कि कैसे कन्वर्ट करेंगे, पुटिंग इन सीरीज, है ना, पुटिंग इन सीरीज रेजिस्टेंस। बेटा सीरीज में थोड़ी, शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करना पड़ेगा जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यू शुड कनेक्ट a resistance in parallel to the galvanometer, जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। सीरीज तो होता ही नहीं है, सीरीज नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे 2 ऑप्शन पहले से ही कट कर रखे। ठीक है, पुटिंग इन पैरेलल रेजिस्टेंस, पुटिंग इन पैरेलल। चलो फटाफट से शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला था IG इंटू कैपिटल G डिवाइड बाय I माइनस IG। ये हो गया 1। ये वैल्यू कितना दे रखा है, IG का वैल्यू 1 है, G का वैल्यू 60 है। यस सर। I का वैल्यू कितना है 5, IG का वैल्यू कितना है 1।
तो 60/5 - 1 4 कितना हुआ प्यारे बच्चों? 15 ओम। आ गया आंसर? हाँ जी साहब आ गया, 15 ओम। बिल्कुल बेसिक, सो सिंपल, सो लप्पू, जस्ट लाइक अ लुच्चा टुच्चा सवाल। आंसर आ गया सी ऑप्शन। आई होप आपका भी आया होगा। जी सर हमारा भी आ गया। और ये ऐसा वैसा सवाल नहीं दोस्तों, ये है PYQ का सवाल। डन हो गया, डन हो गया, डन डना डन डन। चलो भाई आगे चलो फिर, अगला सवाल हाजिर हो। लो भाई, खूब सारे सवाल दिए थे मैंने आपको होमवर्क में। यस सर, ठीक है। ओके देखो भाई, गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस 90 ओम। ठीक है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जी का वैल्यू कितना दे रखा है? 90 ओम दे रखा है। ठीक है, आफ्टर कनेक्टिंग द शंट रेजिस्टेंस, शंट जब भी बोले समझ जाना, समझ जाना क्या कि गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर रहा है? प्यारे बच्चों, सहपाठियों, छोटे भाई बहनों, मेरे शहजादों, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर रहा है। शंट का मतलब पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा है। अगर ऐसा करता है ना, आफ्टर कनेक्टिंग द शंट रेजिस्टेंस इफ 10% ऑफ मेन करंट passes through the galvanometer, passes through the galvanometer, galvanometer से 10%, 10% करंट पास हो रहा है, then find the value of shunt resistance connected। क्या हमने ऐसा सवाल किया? जी सर हमने ऐसा सवाल किया क्लास में, बिल्कुल किया। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, कैसा? ऐसा। क्या तुम्हें याद है? हाँ हमें याद है। देखो इधर, इधर देख ध्यान से, ये आ गया मेन करंट। यस सर। ये हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। यस सर। यहां से कुछ करंट जाता है, याद है I - IG। हाँ सर। ये हो गया S, और ये हो गया इसका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? G। बोल रहा है 10%, 10% ऑफ मेन करंट पासेस थ्रू गैल्वेनोमीटर। मेन करंट कितना है? I। इसका 10% गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा है, तो कितना हुआ? 10%। 10 जैसी परसेंट आए 100 से डिवाइड कर दो, जैसी परसेंट दिखे 100 से डिवाइड कर दो। 10% का मतलब हुआ, 10% का मतलब कितना हुआ? समझ गए क्या? यस सर। 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आई। यस सर। तो अब 10I/100 यहां से चला गया, तो यहां से कितना जाएगा गुरुजी? जाएगा, अरे ये इस जंक्शन पे कितना है? I आया, कितना गया? 10I/100। तो ये और कितना जाएगा गुरुजी? दिस माइनस दिस। हाँ, अरे I में से 10I/100 यहां से चला गया, तो यहां से कितना जाएगा? I माइनस 10I/100, जो कि कितना हो गया? कैल्शियम यानी एलसीएम ले लिया। अरे दिखाई दे रहा है सबको? हाँ गुरुजी दिखाई दे रहा है। 100 माइनस 10, 90I/100 कितना हो गया? 90I/100। पहले बोलो समझ में आया? हाँ सर 10, अरे कॉमन सेंस, 10% इधर से गया, 90% ऊपर से जाएगा। 10% मतलब 10I/100, 90% मतलब 90I/100। अब मुझे एक बात बता, क्या ये दोनों ब्रांचेस पैरेलल में है? हाँ जी सर, ये दोनों ब्रांचेस, ऊपर वाली और नीचे वाली ब्रांचेस पैरेलल में। यस सर। इसका मतलब ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है और नीचे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। अरे होगा नहीं होगा? शंट का फॉर्मूला भी हम कैसे निकालते थे? S बराबर IG इंटू कैपिटल G डिवाइडेड बाय I - IG। कैसे निकालते थे? ऊपर का पोटेंशियल और नीचे का पोटेंशियल सेम करके। यस सर। तो V बराबर IR, तो पोटेंशियल कितना हो गया? V इक्वल्स टू I इंटू R। 90I/100 इंटू रेजिस्टेंस कितना हो गया? S। अरे V इक्वल्स टू IR, I इंटू आर, I इंटू आर, 90I/100 इंटू S। और ये कितना हो गया? V इक्वल्स टू IR। यहां पे करंट कितना है? 10I/100, 10I/100, 10I/100 इंटू जी, 10I/100 इंटू जी। बोलो लाला। यस सर। V इक्वल्स टू IR, करंट हो गया 90I/100, रेजिस्टेंस हो गया S। V इक्वल्स टू IR, करंट हो गया 10I/100, रेजिस्टेंस हो गया S। हाँ जी सर। कितना आया आंसर? 100 से 100 शहीद हो गया। यस सर। और क्या निपट गया? 0 से 0 निपट गया, I से I निपट गया। तो बेटा यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस कितना आ गया? द गैल्वेनोमीटर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस मतलब S कितना आ गया? G बाय, देखो ना ये सब निपट गया, 9 आ गया। यस सर। कितना आ गया आंसर? S इक्वल्स टू G/9। यस सर। और आपको G का वैल्यू कितना दे रखा है? अ गैल्वेनोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 90 ओम। इसका वैल्यू, G का वैल्यू कितना दे रखा है? 90। अरे यार G का वैल्यू कितना है लाला? G का वैल्यू है 90 ओम। तो क्या 90/9 कितना आया प्यारे बच्चों? 10 ओम। क्या यही आंसर है? हाँ जी सर यही आंसर। डन है? हाँ। कैसे किया? ऊपर क्या हम ये सवाल कर चुके? ऐसा सवाल किया है क्लास में, बिल्कुल किया है गुरुजी, टंके की चोट पे किया है ना? ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच पैरेलल में, तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो गया। V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR सेम कर दिया, आंसर आ गया। डन जी गुरुजी। चले साहब फिर आगे, बिल्कुल चलो साहब आ जाओ, आगे बढ़ो। अगला सवाल, अगला सवाल। यार ये सवाल टफ नहीं था, हाँ लेकिन कैलकुलेटिव है, एक बार पढ़ेंगे। और ये 2014 में नीट में यानी AIPMT में पूछा जा चुका है। ठीक है, कितने सवाल दिए थे टोटल गुरुजी? 1 2 3 और अभी ये कर रहे डिस्कस 4th, टोटल 5 सवाल दिए थे। ठीक है क्या?
अब देखो इस सवाल को, देख लो तुम्हारा क्या आंसर आया, आया भी कि नहीं आया, देख लो फिर कैसे करना है। देखो क्या कह रहा है, इन एन एमीटर, इस तरीके का सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट, इस बार आपको जो परसेंटेज जो पास हो रहा है वो बहुत ही गंदा सा दे रखा है। अभी तक तो जैसे 1% हो गया, 10% हो गया, 20% हो गया। अब भाई ने सीधा क्या बोल दिया, ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट, और उसने आपको 1%, 10%, 20% की जगह 0.2% दे दिया। उसे पता है कि यहाँ पे बच्चा जो है थोड़ा कैलकुलेशन में घबराएगा। इन एन एमीटर 0.2% ऑफ मेन करंट पासिस थ्रू द गैल्वेनोमीटर। सर हमें कैसे पता कि यहाँ पे शंट लगाना है कि सीरीज में लगाना है? बेटा जैसे ही तूने देखा एमीटर, तेरे को समझ में आ गया कि भाई गैल्वेनोमीटर के साथ शंट में कोई रेजिस्टेंस लगा होगा पैरेलल में। जी सर, बोल रहा है कि मेन करंट का सिर्फ और सिर्फ 0.2% किससे पास हो रहा है, गैल्वेनोमीटर से। इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज जी, देन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर विल बी। सबसे पहले हमको कुछ भी सोचे समझे बिना डायग्राम बनाना है। 2014 का सवाल है, हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। ये देखो इधर, यहां पे आपने एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। ये नीचे क्या हो गया गुरुजी, हो गया गैल्वेनोमीटर। ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, ठीक है। ये हो गया मेन करंट जो आ रहा है आई, ठीक है सर। बोलो चकाचक एकदम, ये सर एकदम चकाचक। अब कितना परसेंट यहां से पास हो रहा है, 0.2%। 0.2% पास हो रहा है कहां से, गैल्वेनोमीटर से। मान लो मेन करंट है आई, मेन करंट है आई 0.2%, तो 0.2% मतलब 100 से डिवाइड कर देने का। 0.2 डिवाइड बाय 100, 0.2 डिवाइड बाय 100 इंटू आई, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि यहां से अगर 0.2% पास हो रहा है तो यहां से कितना होगा, अरे 100% में से 0.2% हटा लो, 99.8। या तो आप ऐसे कर लो कि भाई 99.8% यहां से पास होगा, नहीं तो आप ऐसे करो कि आई में से ये वाला करंट, देखो ये करंट आई आया, इस मेन करंट है, मेन करंट में से 0.2 आई बाय 100 इधर से चला गया, तो इधर से कितना जाएगा, आई माइनस 0.2 आई बाय 100। या फिर आप ऐसे बोलो 0.2% यहां से गया, 0.2% यहां से गया, यस सर। तो यहां से कितना गया गुरुजी, यहां से गया 99.8%, है ना, सही बात है। 100% आया जी गुरुजी, और 100% में से 0.2% गैल्वेनोमीटर में से, तो बचा हुआ 100 माइनस 0.99.8 यहां से गया, और तो कितना हो गया 99.8%। है मतलब 100 से डिवाइड करने का जरूरी है, ठीक है, डन हो गया, बरोबर, यस सर। शंट रेजिस्टेंस हो गया एस, गैल्वेनोमीटर कितना हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं सर। अब वो कह रहा है कि मुझे किसका, शंट रेजिस्टेंस बताना ना, शंट नहीं बताना, तेरे को बताना है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैंने आपको बताया था कि इस पूरे डब्बे को ही क्या बोलते हैं, इस पूरे डब्बे को बोलते हैं एमीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना हो गया, मैंने लिख दिया यहां पे रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना हुआ, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, हे हो बस यही एक बात ना भूली जूलिया, आई लव यू। रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, छुट्टी में तू भूल तो नहीं गया कि एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा? नहीं गुरुजी, ऐसे कैसे भूल सकता हूं या सकती हूं, क्योंकि आपने बताया था कि इस पूरे डब्बे को ही हम क्या बोलेंगे, इस पूरे डब्बे को क्या बोलेंगे, एमीटर। एमीटर का रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में हो गए, R1 और R2 पैरेलल में, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, तो कितना हो गया जी एस डिवाइडेड बाय जी प्लस एस, यस सर। लेकिन गुरुजी ये तो आपको बता दिया कि गैल्वेनोमीटर का जी है, लेकिन शंट कितना है तो नहीं पता, तो यहां से शंट निकालना पड़ेगा। क्या तुम्हें ये सवाल याद है, इससे जस्ट पिछला वाला सवाल ऐसा ही कुछ सवाल था, इतना परसेंट इसमें से पास हो रहा है तो शंट बताओ, द वैल्यू ऑफ शंट। तो पहले यहां पे ना हम इसकी सहायता से शंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर उस शंट की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। आ जाओ, देखो इधर, है ना, कैसे गुरुजी, ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच काय में है गुरुजी, पैरेलल में है। पैरेलल में तो ऊपर और नीचे पोटेंशियल सेम होगा, V इक्वल्स टू आई आर। करंट कितना हो गया 99.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू आई, V इक्वल्स टू आई आर इंटू एस, बराबर नीचे वाली ब्रांच का पोटेंशियल कितना हो गया, V इक्वल्स टू आई आर। करंट कितना है 0.2 आई बाय 100, 0.2 आई बाय 100 इंटू 0.2 आई बाय 100 इंटू जी, यस बोलो लाला, हाँ सर सही बात है, इंटू जी, ठीक है ना। V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, डन। अब यहां से अपन शंट का वैल्यू निकालते, कैसे निकालेंगे, बहुत ही ज्यादा आसान है। 100 से 100 शहीद हो गया, आई से आई शहीद हो गया। यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने S का वैल्यू कितना लिख लिया, ये हो गया 0.2 इंटू जी डिवाइडेड बाई जो 99.8 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अरे बोलो बेटा, यस सर 99.8। अब देख ऊपर से डेसिमल, अरे 99.8 नीचे चला गया ना, हाँ सर, ऊपर से डेसिमल उड़ा दे, नीचे से डेसिमल उड़ा दे, सही है
है ना। देखो इधर ये कितना आ गया सर, ये आ गया, अरे 0.2 डेसिमल उड़ा दिया, हो गया 2, नीचे से 99.8 डेसिमल उड़ा दिया 998, यस सर, इनटू जी कितना हो गया बेटा, 2 इंटू 499 होता है 998, तो कितना आ गया जी बाय 499, जी बाय 499, डन है। एस का वैल्यू है, खुश होने की जरूरत नहीं। अब कई बच्चे क्या करते हैं, एकदम जैसे ही आ गया बोले जश्न की तैयारियां करो, ठोको ताली गुरु ठोको, ठीक है, बोले आंसर हाथ हो गया जी बाय 499। और नीट का सन की बुड्ढा भी बहुत चंट है, यहां पे है शंट और नीट का बुड्ढा है चंट। ऑप्शन में पहले दिया जी बाय 499, बच्चा खुश, टिक मार दिया, घर पे आके बोल रहा है दिल कर्म आंसू में बह गए, हम तो वफा करके भी तनहा रह गए। अरे गधेड़े, तेरे से शंट रेजिस्टेंस पूछी थी उसने कि गैल्वेनो में कि एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा था, गुरुजी एमीटर का रेजिस्टेंस, तो बेटा एमीटर का रेजिस्टेंस ये तो शंट है, जी बाय 499 है, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, जी एस बाय जी प्लस एस, यहां पे एस की वैल्यू रखेंगे कितनी, जी बाय 499, समझा कि नहीं समझा, अच्छा गुरुजी अभी समझा। तो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना आएगा, बोलो शहजादो, जी एस डिवाइड बाय जी प्लस एस, एस का वैल्यू कितना हो गया जी बाय 499, हाँ जी गुरुजी, डिवाइड बाय जी प्लस एस कितना हो गया जी बाय 499, ठीक है, कितना हो गया जी इंटू जी डिवाइड बाय 499 डिवाइड बाय, कैल्शियम लेना आता है एलसीएम, हाँ सर, जी प्लस जी बाय 499 इंटू जी प्लस जी 500 जी बाय 499, 500 जी बाय 499 कितना हो गया जी स्क्वायर बाय 499, हाँ गुरुजी पता है। अच्छा मैंने लेक्चर सुन के देखा था, जब मैं ऐसे आवाज निकालता हूं तो लेक्चर में इतनी स्ट्रांगली कैच नहीं कर पाता माइक, नहीं तो आप देखोगे ना स्टूडियो में इतनी तेज आवाजें गूंजती जब मैं करता हूं, ठीक है। देखो इधर ऊपर, हाँ गुरुजी पता है, ऊपर चला जाएगा उल्टा पुल्टा, 499 डिवाइड बाय 500 जी, कितना आ गया 499 499, जी से जी शहीद हो गया, कितना आ गया जी बाय 500, ये है आंसर। अब खुश हो जाओ, अब कर लो जश्न की तैयारी, क्योंकि यही है अपना सही आंसर, जी बाय 500, ठीक है ना। तो यार ये सवाल टफ नहीं है, थोड़ा सा घुमा फिरा के उसने शंट की जगह क्या पूछ लिया। बच्चा क्या करता है बेध्यानी में, उसने कहा अरे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां बस यहीं तक पढ़ता है, देन रेजिस्टेंस, ये पढ़ता ही नहीं, बोले बस ठीक है। ऐसा हमारे गुरुजी ने हमको सवाल करवा रखा है, बस ये रेजिस्टेंस तक पढ़ता है, उसको क्या लगता है उससे शंट पूछा, लेकिन उससे पूछा है रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ठीक है। तो ऐसे सवालों में मेरे प्यारे बच्चों सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा, अत्यधिक, ठीक है ना। तो यहां से रहा सॉल्यूशन और आप इसको देख लो, आई होप आपका भी ये आंसर आ गया होगा। पहले शंट निकाला और रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर तो मैं आपको बता ही चुका हूं, पैरेलल में दोनों, तो एमीटर इस पूरे डब्बे को कहते हैं जीएस डिवाइड बाय जी प्लस एस, डन हो गया। देखो यार 22 मिनट तो अपने जो है इसी में ही चले गए होमवर्क डिस्कशन में, कोई बात नहीं, पर ये भी जरूरी है, आ जाओ। याद है मैंने आपको ये स्टैंडर्ड की पॉइंट बताया था, इस पे फिर सवाल दिया था, हाँ सर क्या बोला जा रहा है, देखो बोला जा रहा है टू मेटल वायर्स ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशंस, आइडेंटिकल डायमेंशंस मतलब लंबाई चौड़ाई लेंथ एरिया सब कुछ सेम, आर कनेक्टेड इन, जैसे उसने बोला सीरीज, इसको हल्के मत लेना, कई लोग इसको हल्के में लेते हैं, बेटा आप खुद देख लो, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। 2015 में पूछा गया, तो जब 2015 में पूछा गया तो 2024 2025 में क्यों नहीं पूछ सकता हो, सही है, ठीक है। इफ सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कंडक्टिविटीज ऑफ द मेटल वायर रेस्पेक्टिवली, द इफेक्टिव कंडक्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन है, सीरीज में इफेक्टिव कंडक्टिविटी सिग्मा इक्विवेलेंट कितना होता है 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, कही थी मैंने याद रखने की, नहीं मानोगे तो दिक्कत में पड़ जाओगे। कितना आ गया डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, की पॉइंट लगाए आंसर पाए, है ना, 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 बाय सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, डन हो गया, यस सर। तो अभी तक के दिए गए सारे के सारे अपने होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं, आगे चलें, हाँ जी सर आगे चलते हैं, ठीक है। और जैसी टाइम मिलता है वैसी इसका वन शॉट भी अपन ले आएंगे, किसका, करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बोलो ठीक है क्या, है ना। जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा, पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व करूं पिछले चैप्टर के वन शॉट की, देखूं कहां पे क्या दिक्कत है, वो वीडियोस जो है ना क्लब होके जो वन शॉट बना था, हो सकता है कि उसमें कहीं एरर आ गया हो एडिटिंग में, तो करते हैं उसको, है ना, ठीक है सर। क्या पढ़ने जा रहे हैं, मैग्नेटिक वे, हाँ सर आप ये हमको बताने वाले थे कि जो चैप्टर है हे भैया मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसको एमईसी क्यों बोलते हैं, ठीक है, इसको एमईसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि एमईसी बोलते हैं, मतलब क्या मतलब है एमईसी का, वाह सर क्या मतलब है एमईसी का, ये इसको एमईसी बोलते हैं, तो एमईसी का क्या मतलब है, देखो यार नाम से समझ में आ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट की वजह से
करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको पता है ना कि जब घर का कंस्ट्रक्शन होता है तो दीवारों में वो व्हाइट कलर का आपने देखा होगा कंडुइट्स, ऐसे रेक्टेंगुलर से पाइप होते हैं जिसके थ्रू वायरिंग जाती है, पता है कि नहीं? कंडुइट्स बोलते हैं उसको, है ना, रेक्टेंगल शेप का होता है पतला सा, उसके अंदर वायरिंग जाती है। हमको घर की वायरिंग दिखती है क्या? नहीं सर, नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? क्योंकि दीवारों में कंस्ट्रक्शन के दौरान वो कंडुइट्स क्या कर दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं। तो अगर हम घर की दीवारों के पास अपने कंपस को, जो कंपस होता है ना, कंपस, यस सर, फोन वाला नहीं, फोन वाला नहीं, रियल वाला, फोन में तो सेंसर होता है, रियल वाला कंपस जिसमें मैग्नेटिक नीडल होती है उसकी बात कर रहा हूं। तो आप जो रियल कंपस होता है अपना फिजिकल कंपस, वो अपने घर की दीवारों के आसपास ऐसे लेके घूमोगे तो आपको उसमें डिफ्लेक्शन मिलेगा सुई में, किसमें? मैग्नेटिक नीडल में। क्यों? क्योंकि दीवारों के अंदर है तार, यानी वायर्स, और वायर्स से फ्लो होता है करंट। तो जब करंट फ्लो होता है तो बेटा वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक नीडल है वो क्या करती है? डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो जी हाँ, नाम से ही समझ में आ रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ पा रही है क्या बात? यस सर, करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स या मैग्नेटिक फील्ड, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड, ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब इस चैप्टर को हम बेसिकली बाइफरकेट करेंगे दो चीजों में। किन चीजों में? हम सबसे पहले तो कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? दो पार्ट्स में इसको बाइफरकेट करेंगे। हम पहले कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। सुनना, कैलकुलेशन ऑफ, पहले तो अपना पूरा का पूरा ध्यान रहेगा मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन पर, है ना, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर को अब हम मैग्नेट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ना बोलते हुए एमईसी यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पहले पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस हम करेंगे किस पे? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। उसके बाद हम देखेंगे कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज को मूव कराते हैं तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगता है। फिर बाद में जब हम इसमें पूरा मास्टरी हासिल कर लेंगे, इसमें पूरी पीएचडी कर लेंगे किसमें? मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में, फिर हम चलेंगे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या कैलकुलेट किया करेंगे फिर गुरुजी? हम कैलकुलेट क्या करेंगे? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। आ रही बात समझ में? ठीक है सर। तो आपका कहना है सर कि पहले हम मास्टरी हासिल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में। जी हाँ। फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा, उस पर कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स नहीं लगेगा, वो सब अपन देखेंगे। तो अभी तो अपना सारा का सारा फोकस मैग्नेटिक फील्ड और उसके कैलकुलेशन पर रहेगा। समझ में आ गई क्या बात? ठीक है सर, चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे आ जाओ। यहां पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो कि शुरू होते ही खत्म हो जाएगा, जिसके बारे में मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका कि वो जो कंपास लेके हम घूम रहे हैं, कंपास लेके घूम रहे हैं दीवारों के आसपास, स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो हमको डिफ्लेक्शन मिल रहा है। किसमें किसमें डिफ्लेक्शन मिल रहा है? सुई की नीडल में। सुई की नीडल बोल रहा हूं, वो कंपास की जो नीडल है मैग्नेटिक नीडल उसमें। ठीक है। अच्छा सर, आप बोल रहे हो कि फोन लेके मत घूमना। अरे फोन में असली मैग्नेट नहीं ना होता, फोन में तो सेंसर्स होते हैं। अरे कंपास तो फोन में भी होता है कि नहीं होता है? देखें इसमें है क्या, इतना पैसा खर्च करो ये फोन लेके, इसमें कंपास ही नहीं भाई, कंपास ऐसी क्या बात है, कंपास है, लेकिन क्या ये सही तरीका है कंपास पकड़ने का? ना गुरुजी, कंपास को ऐसे पकड़ते हैं। फिलहाल ये नॉर्थ दिखा रहा है कहां पे? ये नॉर्थ दिखा रहा है, इधर दिखा रहा है नॉर्थ, है ना। तो कंपास को ऐसे पकड़ते, ऐसे नहीं पकड़ते। खैर, इसमें भी कंपास है, आपके फोन में भी होगा कंपास, होता ही है ना, अमूमन सारे फोन्स में। तो आप बोल रहे हो कि फोन लेके मत करना क्योंकि फोन में असली मैग्नेट नहीं है, वो मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेट वैसे होगी, है ना, पर मैग्नेटिक नीडल नहीं है। तो वो इसमें तो सेंसर है, इसलिए इसको पता चल जाता है कि नॉर्थ का है, साउथ का है, वो कैलिब्रेट किया गया है इसको। बाकी अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो जो फिजिकल कंपास होता है हम सबने देखा होगा, है ना, फिजिक्स लैब में, या हो सकता है हमारे घर में भी हो, उससे करेंगे एक्सपेरिमेंट। ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट। हैंस क्रिश्चियन ऑयरस्टेड एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बतलाया क्या कि करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। लोगों को अवगत कराया कि भैया करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। समझ में आप पर क्या बात? बोलो ठीक है। यस सर। अभी आगे जाके एक चैप्टर आएगा ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद करो जब मैं आपको ब्रीफ कर रहा था कि भाई 12th में कौन कौन से चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया था
एक चैप्टर पढ़ेंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे उल्टा होगा एकदम। वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस किया जाएगा, है ना। मतलब जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं। यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। और उस चैप्टर ईएमआई में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट, इसका जस्ट उल्टा। खैर वो तब पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। ये एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा है देखो, बहुत सिंपल है। ये वही हो गया, कंपास हो गया, है ना। ये नीडल दिख रही है आपको, यस सर, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ऑब्वियसली सबको पता है ना। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी कोई हम कंपास लेते हैं, उसकी जो मैग्नेटिक नीडल होती है वो खुद को नॉर्थ साउथ के अलोंग क्या कर लेती है, अलाइन कर लेती है, ठीक है। ये बैटरी है, ये स्विच ओपन है, यानी कि आपने इस सर्किट में नहीं लगाया कंपास। ऐसे मत सोचना कि सर्किट में कंपास कैसे लगाते हैं ना, ये एक सर्किट है, इसके पास, इस सर्किट के पास आपने कंपास रखा हुआ है। अभी ऑब्वियस सी बात है कि इसकी जो सुई है, जो नीडल है, वो नॉर्थ साउथ में लाइन है। अब जैसे आपने ओपन स्विच है, जैसे आपने इसको क्लोज कर दिया, जैसे आपने क्लोज कर दिया तो इसमें करंट प्रवाहित होगा, यानी कि करंट फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। यस और नो? यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो करेगा। अब आप इस सर्किट के पास कंपास रखे हुए हो, करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। जिस मैग्नेटिक फील्ड के नेबर में यानी आस पड़ोस में आपने इस कंपास को रखा हुआ है, जो करंट फ्लो कर रहा है सर्किट में, उसने अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी, जिसकी वजह से ये जो आपने पास में कंपास का नीडल रखा हुआ है, इसकी सुई क्या करेगी, इसकी सुई क्या करेगी, फ्लिकर करेगी। या जिटरी कंपास नीडल, सर ये जिटरी का मतलब क्या है, जिटरी का मतलब है फ्लिकर करेगी। फ्लिकर मतलब इधर उधर ऐसे तड़पेगी, ऐसे ऐसे, यूं तड़पेगी, यूं तड़पेगी, ठीक है, इस तरीके से तड़पेगी, ऐसे मूव करेगी, ऐसे हिलेगी। समझ में आ रही बात? क्यों क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यार दोस्त, ये जो सर्किट इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और चैप्टर का नाम ही एमईसी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, जिस फील्ड में आप इस कंपास नीडल को लेके आए, है ना, तो जिसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। डिफ्लेक्ट सिर्फ ये तब कर सकती है जब आप इसको एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हो, अन्यथा ये तो अपने आप नॉर्थ साउथ में खुद को क्या कर लेगी, इंक्लाइन कर लेगी। यहां पे ये जिटर नहीं कर रही थी, क्यों? क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इस कंपास के पास और कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, क्योंकि सर्किट खुला हुआ था। अब जैसे आपने सर्किट को क्लोज किया तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलावा इस सर्किट के करंट की वजह से बनने वाली, पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड भी इस कंपास को अब क्या करेगी, परेशान करेगी। तो इस कंपास की नीडल के पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो है ही सही, अब साथ के साथ साथ इस सर्किट में बहने वाले करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई, जिसकी वजह से क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी। डन। यही था एयरस्ट्रीट का एक्सपेरिमेंट। इससे सिद्ध होता है, इससे यह साबित हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे सहपाठियों, क्या कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती, तभी करंट का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। डन, ठीक है। आ जाओ भाई, फील्ड याद है आपको, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन, एक ऐसा इलाका था जहां पे कोई चार्ज इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता था। क्या एक्सपीरियंस करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते थे तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करता था, इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता था। वैसे मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा इलाका, ऐसा रीजन है जहां पे कोई चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो बेटा जी, ये हुआ अ रीजन और एरिया, एक ऐसा इलाका। गुरुजी, इलाका तो कुत्तों का होता है, शेरों का जिगरा होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहां पे हम इस इलाके की बात कर रहे हैं, अ रीजन और एरिया वेयर अ चार्ज एक्सपीरियंसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता था? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। बात तो सही है। अ रीजन और एरिया, अ रीजन और एरिया वेयर अ चार्ज एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक इफेक्ट्स। कौन से इफेक्ट्स? कौन से इफेक्ट्स? मैग्नेटिक इफेक्ट। समझ में आ गई क्या बात? जी गुरुजी बिल्कुल। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो बस एक रीजन है, एक इलाका है, एक एरिया है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है वो कौन बताएगा? वो बताएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ सर, कुछ कुछ याद आ रहा है, सुना सुना या सुना सुना है? गुरुजी सुना सुना है। अरे क्या सुना सुना, पढ़ाया तो था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड वो एरिया होता था, और वो कितनी स्ट्रॉन्ग या कितनी वीक है वो कौन बताता? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को शॉर्ट में एम एफ आई।
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी वेक्टर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी वेक्टर। हाँ सर याद आया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी वेक्टर से। तो ये है एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। जी हाँ, a vector physical quantity which tells us जो हमको बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। तो क्या लिखा है? a vector physical quantity which tells us how strong और how strong और how weak, है ना। तो ऐसे लिख लो, which tells us how strong और weak a magnetic field is, है ना, या मैग्नेटिक फील्ड इज। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड इज। तो एक बार पढ़ते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है? एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमको बतलाता है, जो कि हमको बताता है कि कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है साहब, स्मरण रहे, याद रहे, ठीक है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी किससे रिप्रेजेंट किया जाता है गुरुजी? गुरुजी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बी वेक्टर से। बी, कैपिटल बी और उसके ऊपर वेक्टर, कैपिटल ई वेक्टर क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है सर, अब ये वेक्टर है, ठीक है, आपने बता दिया, है ना। लेकिन हम बार बार जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमने बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलने से अच्छा क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बार बार आलस आता ना बोलने में, आलसी है, क्या करे, है तो इंसान ही। बार बार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बोलने में आलस आता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड ही बोल देते। ठीक है, तो जब भी मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलूं तो समझ जाना कि एक एरिया है और वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बता देंगे कि भाई इतना इतना इसका वैल्यू। मतलब मेरे कहने का मतलब 100 बात की एक बात, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह अब हम क्या बोलना शुरू करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अंडरस्टूड है वो? डन है? कोई दिक्कत नहीं सर, ये शॉर्ट में मतलब शॉर्ट फॉर्म है ना, MFI, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट, तो देखो इधर, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। इसका SI यूनिट क्या होता है गुरुजी? इसका SI यूनिट होता है टेस्ला। गुरुजी वो एलन मस्क वाला टेस्ला। हाँ, मतलब वो टेस्ला का मतलब यही है क्योंकि वो बेसिकली ईवीज बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है ना टेस्ला, एलन मस्क की जो कंपनी है ना। तो वो ईवी बनाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इंजन नहीं होता, इलेक्ट्रिक व्हीकल में मोटर होती है, और मोटर भी मैग्नेटिज्म के कंसेप्ट से काम करती है ना। तो वहीं से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने क्या किया, जो है उसकी कंपनी का नाम रखा टेस्ला। जी हाँ, तो SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? टेस्ला। क्या है? टेस्ला, है ना। अच्छा, उसका सिंबल पता है आपको? टेस्ला को कुछ इस प्रकार से, ऐसा सा सिंबल है उसका, ऐसा ही है ना। हाँ, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ये टी है। ये क्या है? बेसिकली वो जो मोटर के अंदर, मैंने कहा ना आपको, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंजन नहीं होते। इंजन अपने ये डीजल वाली कार हो गई, पेट्रोल वाली कार हो गई, इसमें इंजन होते हैं, उसमें मोटर होती है। तो मोटर के अंदर कॉइल होती है, कॉपर वाइंडिंग वाली कॉइल होती है। तो बेसिकली ये जो टेस्ला का सिंबल है, वो पूरी जो कॉइल है ना, सर्कुलर कॉइल, उसका एक स्लाइस, जैसे पिज्जा का स्लाइस होता है ना, वैसी जो मोटर के अंदर कॉपर वाइंडिंग वाली जो कॉइल होती है, उसका एक बेसिकली सेक्टर है, उसका एक हिस्सा है टेस्ला कंपनी का जो लोगो है। खैर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो गया टेस्ला, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? टी से, है ना। या फिर एक और यूनिट है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या यूनिट है बेटा? वेबर पर मीटर स्क्वायर, है ना। वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सिंबल्स के फॉर्म में, 1 मिनट रुकना, ऐसे भी लिख सकते हैं, WB वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो टेस्ला बोलो, वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। बोलो, समझ में आ रही है बात? ठीक है, ये तो हुई SI यूनिट। अब हम बात करेंगे CGS यूनिट की। किसकी बात करेंगे? CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक, MFI मतलब बच्चा जान रहा है MFI का मतलब, अक्खी पब्लिक को पता है MFI का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हाँ जी, तो इसके CGS यूनिट क्या होती है? गॉस होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? गॉस। एक मिनट, GAUS। वो जो गॉसियन सरफेस पढ़ा था, वो जिस साइंटिस्ट ने बताया था गॉस, ये वही है गॉस। ठीक है क्या? हाँ सर, है ना, गॉस। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल G से। सर अब ये भी बता दो कि इनमें रिश्ता क्या कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए। 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 की पावर 4 गॉस। क्या रे, सेटिंग किया क्या? 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 की पावर 4 गॉस, ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सहपाठियों,
यहाँ पे हम लगा देंगे इस पे स्टार मार्क, ठीक है। टेस्ला और गॉस में रिश्ता क्या कहलाता है? 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 की पावर 4, यानी 10,000 गॉस। कौन सी यूनिट बड़ी हुई? टेस्ला बड़ी नहीं, एक टेस्ला में इतने सारे गॉस है, तो टेस्ला यूनिट बड़ी है, गॉस यूनिट छोटी है। इसको देख लीजिए। अच्छा, अगर हमें गॉस में बताना है कि एक गॉस में कितने टेस्ला है, तो बता सकते हैं। हाँ गुरुजी 10 की पावर 4 नीचे चला जाएगा, तो क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 4। अरे बेटा, अरे लाला, अरे भैया, एक बात बता, ये 10 की पावर 4 नीचे चला गया, तो 1 बाय 10 की पावर 4 टेस्ला बराबर कितना हो गया? 1 गॉस। यस सर। तो देख, क्या मैं लिख सकता हूं? 1 बाय 10 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 बाय 10 की पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर -4 टेस्ला बराबर 1 गॉस। तो ध्यान रहे, पेपर में पूछा क्या है ना? मतलब 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू हाउ मेनी गॉस पूछा है, या 1 गॉस इक्वल्स टू हाउ मेनी टेस्ला पूछा है ना? देख लेना। डन है क्या? इसको देख लेना, थोड़ा सा ठीक कर लेना। ये गॉस लिखा हुआ है, गॉस लिखा हुआ, भावनाओं को समझो, ठीक है सर, है ना? डन हो गया? हाँ जी सर, डन हो गया। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ, नहीं तो पेट दुखेगा तुम्हारा। ये लो, अब खुश? हाँ लो कोई नहीं रहा है। ए भाई, हो गया, चलो भाई डन। चले आगे चलें, ठीक है। देखो भाई क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? अरे पता है भाई, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। जी सर। कितना आंसर आ गया? थर्ड ऑप्शन हो गया टेस्ला। गुरुजी आप तो साइड में ही नहीं हटे, इस सवाल में साइड हटने की जरूरत थी क्या? ले अब हट गया साइड में, अब हट गया, खुश? हाँ जी सर, अगला सवाल हाजिर हो। सर अगला सवाल हमें करने देना, ले कर ले। जेई 1997 और 1998 में पूछा गया है। जेई के भी पीवाई क्यू अपन कभी कभी कर लेते हैं, तो जेई 97 और 98 में बता जल्दी। अब क्या इसमें मतलब इतना टाइम लगाएगा? टेस्ला इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। जो डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में है, क्या मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है? हाँ सर, जब आपने पूरा वो गॉस लॉ वगैरह पढ़ाया था, तो उससे पहले आपने माहौल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो पढ़ाया था, ठीक है। तो जितना डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, उतना ही डिफरेंस मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स में भी, ठीक है। हाँ, तो टेस्ला किसका यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड का। डन हो गया? हाँ सर डन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ो, अगला क्या कह रहा है? 1 गॉस इक्वल्स टू हाउ मेनी टेस्ला। देख मैंने कही थी, चल पहले बता दे, तू सॉल्व करके बता दे क्या आंसर आएगा, बता बता। 1 गॉस इक्वल्स टू हाउ मेनी टेस्ला? सर 10 की पावर 4 ना, गलत हो जाएगा। ऑल दो 10 की पावर 4 ऑप्शन नहीं है, लेकिन नीट में अगर ऐसा है तो 10 की पावर 4 जरूर ऑप्शन देगा आपको, कंफ्यूज आने के लिए, यानी कंफ्यूज करने के लिए। हमें पता है एक टेस्ला में होते हैं 10 की पावर 4 गॉस, लेकिन यहाँ पे 1 गॉस इक्वल्स टू हाउ मेनी टेस्ला पूछा है, तो हमें पता है कि जब ये इधर चला जाता है तो 10 की पावर -4 टेस्ला होता है 1 गॉस। और जी हाँ, वही इसने आस्क किया है, वही इसने पूछा है, 1 गॉस इक्वल्स टू हाउ मेनी टेस्ला? 10 की पावर -4 टेस्ला। डन? हाँ जी गुरुजी, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। चलें फिर आगे। हाँ गुरुजी आगे चले, देर किस बात की, ठीक है ना? ये देख लो भाई, ये देख लो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। ऐसा यूनिट कितना हो गया? ऐसा यूनिट कितना हो गया? ऐसा यूनिट हो गया टेस्ला है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट कितना हो गया? गॉस। और दोनों में रिश्ता क्या कहलाता है वो भी हमने देख लिया। चलें फिर आगे, ठीक है सर। अब हम पढ़ेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ। क्या पढ़ेंगे? बायोट-सैवर्ट लॉ। आ जाओ भाई, सीधे बैठ जा बेटा एकदम, अभी तक तो एकदम बढ़िया, एकदम चिल चल रहा है। आजा, क्या पढ़ाने जा रहा हूं तेरे को, सीधा बैठना है प्लीज, सीधा बैठ, है ना? हो गई ना छुट्टी में खूब हमने एंजॉय किया ना, अब तो पढ़ाई करने वापस आना ही पड़ेगा, अब तो पढ़ाई पे लगना ही पड़ेगा, है ना? ये तो क्लियर है, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हो गुरुजी? गुरुजी पढ़ा रहे तुमको बायोट-सैवर्ट लॉ। क्या कहता है ये लॉ, देखेंगे। और इसका एक छोटा सा डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड्स में पूछ सकता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, है ना? तो बोर्ड्स के लिए भी लाभदायक है बायोट-सैवर्ट लॉ। सबसे पहले इससे हम क्या हासिल करने वाले हैं, देखो इधर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड मैंने बोला ही था आपको अभी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्लाइड्स पहले, कहां गया? ये रहा, ज्यादा नहीं, अभी पीछे पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा था पूरा का पूरा फुल फोकस रखना है मैग्नेटिक फील्ड के कैलकुलेशन में, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितना है, ठीक है क्या? यस सर। तो देखो यार, यहां पे लिखा हुआ है बायोट-सैवर्ट लॉ में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। इस लॉ से हम सबसे पहले क्या डिराइव करने वाले हैं? मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? करंट एलिमेंट। अब ये करंट तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसके बाजू में जो एलिमेंट लिखा है इसका क्या मतलब है? एलिमेंट मतलब टुकड़ा, एलिमेंट मतलब टुकड़ा, एलिमेंट मतलब टुकड़ा। समझ में आ पा रही है क्या बात? अरे दद्दू दयाल, टुकड़ा समझ में आ रहा है? ऐसे भी लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया, ले भाई, है ना?
टुकड़ा, है ना। तो एक करंट के टुकड़े की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालेंगे और फिर इसी को एक्सटेंड करेंगे, जैसे देखो हमने यहाँ पे कहां गया भाई, इंडेक्स कहां गया, ये रहा, है ना। टुडेस टारगेट में मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ में तो हम देखेंगे कि छोटे से टुकड़े, छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना है, फिर इन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के कभी रॉड बना दिया, बड़ा वायर बना दिया, इनफाइनाइट, फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, कभी रिंग बना दिया, कभी आर्क बना दिया। इन सब चीजों की वजह से फिर हम क्या देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो बेसिकली बायोट-सावर्ट लॉ से हम छोटे से करंट एलिमेंट, छोटे से नन्हे मुन्ने करंट के टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसको जोड़ जोड़ के एक्सटेंड करके हम अलग अलग चीजों की वजह से, अलग अलग शेप्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ में। खैर, है ना। तो अभी आपको फील आ गया होगा कि बायोट-सावर्ट लॉ से हम क्या उखाड़ लेंगे गुरुजी, हम पढ़ लेंगे बायोट-सावर्ट लॉ, उससे हम जान पाएंगे कि छोटे से करंट के एलिमेंट के टुकड़े के, करंट के एलिमेंट यानी करंट के टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। क्या आपको यहाँ पे एक वायर दिख रहा है? सर ये वायर टूटा हुआ वायर, अरे टूटा हुआ वायर नहीं, टूटा हुआ तो ख्वाब होता है ना, टूटा हुआ तो दिल होता है, टूटा हुआ वायर नहीं है। वो यहां से जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, एक छोटा सा उसका मतलब एक वायर का एक हिस्सा बना रखा है मैंने, मतलब ये पूरा वायर ही है, और इसको क्यों मैं आगे पीछे इधर उधर करूं, ये वायर है, करंट कैरिंग वायर है। कितना करंट है? आई करंट है। कितना करंट है? आई करंट है, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने ले लिया एक पॉइंट पी। क्या ले लिया दोस्त? गुरुजी ले लिया एक पॉइंट पी। मुझे इस पॉइंट पी पर एक छोटे से नन्हे मुन्ने टुकड़े, ये मैंने नन्ना मुन्ना टुकड़ा ले लिया। अब ये वायर है, वायर से क्या फ्लो कर रहा है? करंट। तो यहां से मैंने ले लिया, करंट फ्लो कर रहा है ना, यस सर, है ना। तो यहां पे मैंने ले लिया एक वेक्टर। अभी आप आराम से समझना, देखो पूरा समझ में आएगा। एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, एक छोटा सा क्या ले लिया बच्चों? टुकड़ा। एक छोटा सा क्या ले लिया? टुकड़ा ले लिया। अब जितना करंट इस टुकड़े से जा रहा है उतना ही करंट पूरे वायर से जा रहा होगा, यस सर। तो कितना करंट जा रहा होगा यहाँ पे? आई करंट ही जा रहा होगा। और ये टुकड़ा ले लिया और इस टुकड़े को बोल दिया मैंने, ये विजिबल है क्या पहले बताना मेरे को, एक मिनट। हाँ विजिबल है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। एक काम करता हूं ना, ये एरो से ले लेता हूं, एरो से ले लेता हूं और ऑरेंज कलर से बना के देखता हूं। अभी विजिबल है एरो? हाँ गुरुजी विजिबल है ना। तो ये मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिससे कितना करंट पास हो रहा होगा? आई करंट पास हो रहा होगा। और ये जो टुकड़ा है इसको मैंने लिखा डीएल वेक्टर। क्या लिखा? क्या लिखा इसको? डी एल वेक्टर। अब ये डीएल वेक्टर क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। पहले बताओ कि आपको करंट एलिमेंट का मतलब समझ में आया? हाँ, करंट का छोटा सा टुकड़ा। तो छोटा सा टुकड़ा ले लिया। ये जो टुकड़ा है यहां से शुरू हो रहा है, यहां पे खत्म हो जा रहा है। इस छोटे से टुकड़े से कितना ही करंट पास हो रहा होगा गुरुजी? आई करंट ही पास हो रहा होगा, इससे भी जितना पूरे वायर से पास हो रहा है, यस सर। अब मुझे छोटे से टुकड़े, ये डीएल वेक्टर क्या बताता हूं, इस छोटे से टुकड़े की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैंने एक वेक्टर बनाया, कहां से कहां तक? एक वेक्टर मैंने बनाया इस छोटे से टुकड़े से शुरू होके इस पॉइंट पी तक, है ना। ये पॉइंट पी क्या है? इस पॉइंट पी पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, इस छोटे से टुकड़े से शुरू हुआ वो वेक्टर और कहां पे जाके समाप्त हो गया, कहां पे जाके फना हो गया, खत्म हो गया, इस पॉइंट पी पर, है ना। इसको मैंने बोल दिया आर वेक्टर। क्या बोल दिया बेटा इसको? आर वेक्टर। ये विजिबल है सबको? हाँ सर विजिबल है। सर अब तो बताओ डीएल वेक्टर क्या है? अरे बता रहा हूं दोस्त, ये पूरा वायर होगा कुछ लंबाई का, इसकी पूरी लंबाई रहेगी लेट्स सपोज एल। इस पूरे वायर जिसकी लंबाई कुछ रहेगी उसका छोटा सा टुकड़ा ले लिया डीएल वेक्टर। जब भी किसी चीज के आगे डी लग जाता है मतलब समझ जाना कि वो छोटा सा पी से छोटा सा एलिमेंट है ना। तो बेसिकली एक करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया जिसमें से करंट कितना पास हो रहा है? आई। जिसकी लंबाई कितनी है? डीएल वेक्टर। पूरे वायर की लंबाई रहेगी एल वेक्टर या एल, तो इस छोटे से टुकड़े की लंबाई होगी डीएल वेक्टर। अब गुरुजी डीएल वेक्टर लिखा आपने, वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या है? डीएल वेक्टर क्या? वही डायरेक्शन है जो करंट का डायरेक्शन। तो डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। डीएल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? क्योंकि वेक्टर इन दी डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अभी तो माहौल बना रहे थे अपन, अब ये देखेंगे बायोट-सावर्ट लॉ क्या बोलता है। पहले बोलो ये क्लियर हो गया? हाँ सर, है ना। तो करंट कैरिंग वायर हो गया, कितना करंट ले जा रहा है? आई करंट ले जा रहा है। एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसकी लंबाई होगी डीएल वेक्टर। अब ये वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन क्या है? जो करंट का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन देखो किसका है? इस डीएल वेक्टर का। इस डीएल वेक्टर यानी इस टुकड़े से शुरू करके एक वेक्टर बनाया कहां तक? पी पॉइंट तक। उसको बोल दिया आपने आर वेक्टर। मुझे क्या चाहिए? पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो अब देखो समझना, इस पूरे करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रही होगी वो बी रही होगी, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस छोटे से टुकड़े की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी? डीबी वेक्टर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ सर। अरे
पूरे बड़े वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी, तो छोटे से नन्हे मुन्ने वायर डीएल की वजह से जो छोटी सी नन्ही मुन्नी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, डीबी होगी। हाँ सर, जब भी किसी चीज के आगे डी लग जाता है मतलब छोटा सा, छोटू सा, नन्ना मुन्ना सा, ठीक है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पी पॉइंट पर, उसको मैंने बोल दिया डी बी। क्या बोल दिया उसको, डीबी बोल दिया। डीबी मतलब समझ गए, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है सर। डीबी मतलब समझ गए, हाँ सर, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। चलो, तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि ये जो डीबी है ना, ये देखो किन किन चीजों पर निर्भर करेगा। अच्छा, ये डीएल वेक्टर हो गया और ये आर वेक्टर हो गया, इन दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, थीटा। क्या है, क्लियरली विजिबल है? मैं आपको अलग से बना के बता देता हूं कि ये जो एंगल है थीटा है ना, ये वाला जो एंगल है ये कितना एंगल है, थीटा। अब मैं आपको अलग से बना के भी बता देता हूं यहाँ पे कि ये जो हो गया आपके पास, इधर बना देता हूं, देखो ये डीएल वेक्टर दिख रहा है, ये सर ये डीएल वेक्टर हो गया, और ये हो गया आर वेक्टर, ये दिख रहा है आर वेक्टर, ए हाँ सर ये आर वेक्टर दिख रहा है, ये देखो ये हो गया डीएल वेक्टर, जी गुरुजी। ये कौन सा वेक्टर हो गया, आर वेक्टर, जी गुरुजी। और इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा। और मैंने आपको बताया जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल लेना है तो उनका अरेंजमेंट वो कैसे जुड़े होने चाहिए, टेल से टेल, टेल से टेल मिला, अरे सर नो, यस सर। तो डीएल वेक्टर हो गया, आर वेक्टर हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, थीटा हो गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। अब देखो ये जो डीबी है यानी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, पी पॉइंट पर, वो किन किन चीजों के प्रोपोर्शनल है समझो। वो प्रोपोर्शनल है करंट के, किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के प्रोपोर्शनल है, ठीक है सर। ये मैं नहीं बोल रहा, ये बायोट सेवर्ट ने बोला, जिनका ये लॉ है। ये जो डीबी है ये किसके प्रोपोर्शनल है, ये जो छोटा सा लेंथ है ना, टुकड़े का छोटा सा लेंथ है डीएल, इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ये जो डीबी है, ये जो डीबी है यानी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, इन दोनों वेक्टर्स यानी डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का जो एंगल है थीटा, उसके साइन के प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा। और किसके प्रोपोर्शनल है, ये जो डिस्टेंस है, लेट सपोज ये डिस्टेंस कितना है, आर है, ये जो डिस्टेंस है कितना है, आर है, ये वेक्टर है आर वेक्टर, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो लेंथ है आर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के। ये देख लो, ये मैं नहीं कह रहा, ये बायोट सेवर्ट लॉ बोलता है। कौन बोलता है, बायोट सेवर्ट लॉ, कि इस पी पॉइंट पर जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है किस किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, जो करंट जा रहा है आई, जो लेंथ है उस टुकड़े की डीएल, साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। समझ में आ गई? अब जब हम इन चीजों को कंबाइन कर देंगे 1 2 3 4, तो यहां पे ऐसे लिख दूं, अरे दद्दू मिश्रा इधर देख, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, इन सारी चीजों को कंबाइन कर दिया है ना, लिख दूं क्या पीछे, यस सर लिख दो सर, है ना। एक बार जब ये फाइनल हो जाएगा तब इसको पूरा और देख लेंगे, कंबाइनिंग 1 2 3 एंड 4। समझ में आ रही है बात? यस सर बिल्कुल समझ में आ रही है। क्या आ गया आपके पास, देखो डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई डीएल साइन थीटा। तो ऊपर क्या आ गया, आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा, और नीचे किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के, तो नीचे आ गया आर स्क्वायर। इन सब चीजों को आपने क्या कर दिया, क्लब कर दिया, ज्वाइन कर दिया, देखो इधर है ना, dB is directly proportional to I, dB is directly proportional to DL, dB is directly proportional to sin theta, dB is inversely proportional to R square। इन सबको क्लब कर दिया, ज्वाइन कर दिया, कंबाइन कर दिया, ये आ गया। आया नहीं आया, हाँ जी सर आ गया। अब देखो यार यहाँ पे ना ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, ये प्रोपोर्शनल वाला साइन है, ये जाएगा तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। कुछ याद आ रहा है, हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था, और कंटिन्यू करते इसको, कूलम्स लॉ पढ़ा था आपने, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दो चार्जेस के बीच का फोर्स, यस सर। फिर क्या हुआ था, दोनों को ज्वाइन कर दिया था, तो आ गया था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, मतलब Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है K, याद है क्या? और ये K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब याद है? हाँ सर, वैसे ही हो रहा है, वही हो रहा है, क्लब कर दिया। प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, इक्वल्स टू आया, कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब ये म्यू नॉट क्या है तुम्हारा भाई बताएगा, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ सर, तो ये कांस्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल, यस सर, साइन थीटा, यस सर, बाई क्या आ गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बोलो हाँ सर। अब इसका एज सच, ये जो चीज है ना, इसका एज सच कोई इन पर्टिकुलर मतलब न्यूमेरिकल में यूज नहीं है, ये तो हमको डायरेक्ट याद रखना है, पेपर में डायरेक्ट ही हमसे पूछ सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है। जी हाँ, ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ सर, इनको क्लब कर दिया, प्रोपोर्शनल की जगह कांस्टेंट आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जहां पे म्यू नॉट क्या है, इसका क्या मतलब, वो सब अपन देखें, पहले बताओ, यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हेयर लिख रहा हूं, हेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या हो गया, इस प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है
तो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ओके सर। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, ये आई पता है, डीएल पता है, साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब सर ये भी बता दो कि म्यू नॉट क्या है, बता रहा हूं। म्यू नॉट जैसे याद है आपको एप्सिलॉन नॉट? हाँ सर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। हाँ सर याद है, इसको आपने बताया था, इसकी वैल्यू भी बताई थी, इसका यूनिट, इसका डायमेंशन सब आपने डिराइव करवाया था। जी सर। वैसे ही जो म्यू नॉट है ना बेटा, वो क्या है? म्यू नॉट है, सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, सुन रहे हो कि इग्नोर कर रहे हो? मैंने बोला जो मेरी बात इग्नोर करेगा सदा के लिए सिंगल रह जाएगा। ओहो गुरुजी, मोए 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 मोए, सिंगल नहीं रहना गुरुजी हमको। आपकी बात हम कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोल लो, या क्या बोल लो? वैक्यूम बोल लो, या क्या बोल लो? वैक्यूम। समझ में आ रही है क्या बात? क्या लिखा है? म्यू नॉट क्या? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। अब जैसे मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट का फील दिलाया था, वैसे ही मैं आपको म्यू नॉट का भी फील दिलाऊंगा। अभी जो अगला चैप्टर आ रहा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी आप बस इसका वैल्यू, इसका यूनिट, इसका डायमेंशन और इसको क्या बोलते हैं ये सब देख ले। अगले चैप्टर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है सर, है ना? तो ये क्या कहलाता है बेटा? म्यू नॉट क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। सर इसकी वैल्यू बता दो। बिल्कुल साहब, वैल्यू आपको बता देंगे। देखो इधर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है 10 की पावर -7। ये जो परमेबिलिटी, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसका वैल्यू कितना होता है? 10 की पावर -7। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शहजादों, क्या मैं कह सकता हूं अगर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू 10 की पावर -7 है, तो क्या मैं कह सकता हूं म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो गया गुरुजी? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। कोई शक नहीं सर? कोई शक नहीं, 4 पाई उधर चला गया। सही है, ये तो हुई इसकी वैल्यू। जैसे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती थी 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, यस सर, है ना? वैसे म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। उसका यूनिट भी बता दो ना गुरुजी, म्यू नॉट का निकाल ले यूनिट। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसको आराम से देख लो, ये देख लो यहां से अरे भाई एक मिनट, ये शायद जबरदस्ती का बीच में एक पेज आ गया। हाँ भाई, इसको देख लो, ये देखो देखो, चलते फिर आगे। ठीक है क्या? यस सर, ठीक है। कंबाइन कर दिया इन सबको, ये आ गया। इसका एज सच मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसे न्यूमेरिकल में कोई एप्लीकेशन नहीं है। डायरेक्ट आपसे ना फॉर्मूला ही पूछ लेगा, फॉर्मूला ही पूछ लेगा। अभी सर यहाँ पे वेक्टर नहीं लगा है, इसका मतलब जी है वेक्टोरियल फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है। छोटा सा नन्ना मुन्ना सा मैग्नेटिक फील्ड, नन्ने मुन्ने से लेंथ डीएल की वजह से, ये जो करंट का टुकड़ा है डीएल, इससे पॉइंट पी जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लेना, कितना दूर है? आर दूरी पर है। तो ये वेक्टोरियल फॉर्म नहीं है, अभी वेक्टोरियल फॉर्म में बताऊंगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पे लिख दूं? हाँ गुरुजी लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाला था बताओ? अरे यार बेटा यार, भूल जाते हो यार। मैं तुम पे एक मूवी बनाने का सोच रहा हूं, गजनी 2.0, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, अभी बताया था ना। हाँ सर, तो क्या मैग्नीट्यूड है, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। ठीक है गुरुजी, ओके। चलो वेक्टोरियल फॉर्म ही बताऊंगा, पहले तो यहां तक क्लियर हो गया? हाँ सर। अब इसका यूनिट देख ले। हाँ देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना है? डीबी। अरे यार ये लो, ये रहा डीबी, लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर, डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डीएल इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या बोलती पब्लिक? हाँ सर, यही फॉर्मूला है। देखो ना, अब 4 पाई तो क्या कॉन्स्टेंट है, उसका कोई यूनिट तो है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट कितना हो गया? भली छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है तो टेस्ला। यस सर। ये आर स्क्वायर है, लेंथ का स्क्वायर है, मतलब मीटर स्क्वायर हो गया। ये डीएल है, भले छोटी सी लेंथ है तो लेंथ ही। यस सर, ये कितना हो गया? डीएल मतलब मीटर। ये करंट है, करंट मतलब हो गया एम्पियर। साइन थीटा, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, पहला होता है, डन हो गया। 4 पाई नंबर है, कोई यूनिट नहीं है। साइन थीटा कोई यूनिट नहीं। करंट का हो गया एम्पियर। लेंथ है छोटी सी लेंथ एम, लेंथ का स्क्वायर है मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट हो गया टेस्ला। चलो भाई, अब एक काम करो, ये मीटर से ये मीटर स्क्वायर उड़ गया। हाँ सर बिल्कुल, अरे ऊपर मीटर नीचे मीटर स्क्वायर, 1 मीटर उड़ गया। अब देखो मुझे म्यू नॉट की यूनिट चाहिए, तो जो मीटर नीचे इधर जाएगा कितना जाएगा? टेस्ला। अरे बेटा मीटर नीचे ना टेस्ला, अरे टेस्ला इधर है, ये मीटर नीचे मीटर आ गया ऊपर। यस सर,
मीटर ऊपर आ गया, ऊपर एम्पियर है, ऊपर कौन है, अरे ऊपर कौन है, एम्पियर, ये एम्पियर ऊपर है, एम्पियर नीचे आया, तो टेस्ला मीटर पर एम्पियर क्या आ गया, किसका यूनिट आ गया, म्यू नॉट का, तो किसका यूनिट आ गया, एसआई यूनिट ऑफ म्यू नॉट, ऐसा यूनिट आ गया किसका, म्यू नॉट का, सही है, सही है, देख ले इधर, हाँ सर, ये किसका ऐसा यूनिट है, म्यू नॉट का, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए स्लाइड को देख लो भाई, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो आगे चलते हैं, चलो भाई देखो इधर, है ना, ऐसा यूनिट हो गया कितना, ये टेस्ला है ऊपर, 4 पाई और साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं, ऊपर एम्पियर है, ऊपर मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर है, तो मीटर से मीटर स्क्वायर का एक मीटर कट गया, है ना, तो मीटर नीचे है, तो मीटर ऊपर आ गया टेस्ला मीटर, और ऊपर एम्पियर है, नीचे एम्पियर आ गया, तो म्यू नॉट का यूनिट हो गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब थोड़ा सा डायमेंशन की बात कर लें, यस सर, किसकी बात कर लें, डायमेंशन की बात की जाए, टेस्ला के डायमेंशन की, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन की, तो ये आगे आने वाले फॉर्मूले से मैं आपको डिराइव भी करवाऊंगा, अभी आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल, ये किसका सिंबल है, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये जो होता है ये होता है एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ठीक है ना, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, यहाँ पे मैं हेडिंग में लिख भी देता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको आप याद रख लेंगे तो सही रहेगा, लेकिन इसी चैप्टर में आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में ही मैं आपको बता दूंगा कि डिराइव कैसे करना है। अभी हमने एक फॉर्मूला होता है F बराबर IBL, वो फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा नहीं हो, मैं फॉर्मूला बताऊंगा, खामखा कंफ्यूजन होगा कि क्या है, तो इसलिए अभी के लिए आप वहां से डिराइव हो जाएगा इसका डायमेंशन, ठीक है, तो आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में फॉर्मूला आएगा, उससे मैं डिराइव करवा दूंगा, अभी के लिए याद रख ले डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना साहब, ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मुझे भी याद है, तुम भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, और भूल भी जाओगे तो मैं तरीका सिखा दूंगा डिराइव करने का, ओके सर। देखो इधर पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग कि नहीं कर रहे हो, कि बस टाइम पास कर रहे हो, नहीं सर गुरुजी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है, एम टी माइनस टू ए माइनस वन, ठीक है। अब देखो भाई यहां पे वापस लौटते हैं, और अब हमें म्यू नॉट का मतलब तो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, इसको बोलते हैं कि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है, वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू होता है 10 की पावर माइनस 7, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है। यूनिट क्या हो गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, इसका डायमेंशन निकाल लें, हाँ सर कैसे, म्यू नॉट का डायमेंशन कितना हो गया गुरुजी, सॉरी यूनिट कितना हो गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब ये टेस्ला क्या है गुरुजी, ये टेस्ला क्या है, ये टेस्ला है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो यहां पे हमको टेस्ला का यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, मीटर का यानी लेंथ का, एम्पियर यानी करंट के डायमेंशनल फॉर्मूला रखने पड़ेंगे। टेस्ला यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का भी बड़ा एम टी माइनस टू ए माइनस वन, है ना, हाँ सर। मीटर यानी लेंथ का डायमेंशन होता है एल, और एम्पियर बेटा 11th में पढ़ाया जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस में पढ़ाया जाता है डायमेंशन निकालना, ठीक है। टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला का डायमेंशन है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हो गया एम टी माइनस टू ए माइनस वन, अभी पढ़ा। मीटर यानी लेंथ का डायमेंशन हो गया एल, एम्पियर का डायमेंशन हो गया कितना आ गया, देखो म्यू नॉट का डायमेंशन, ये आप याद रखोगे तो सही रहेगा, कितना आ गया एम, ये हो गया आपके पास एल, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, अरे एम एल टी माइनस टू, ए माइनस वन और नीचे एक और ए, तो हो गया ए माइनस वन ए माइनस टू, ठीक है ना, ठीक है सर। ये देखो ए इस प्रकार से, ठीक है जी साहब, ये डन हो गया। इसका डायमेंशन आगे बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायमेंशन है ना, थोड़ा ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा। एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, किसका डायमेंशन हो गया बेटा, म्यू नॉट का डायमेंशन हो गया। कैसे निकाला, टेस्ला का डायमेंशन रख दिया, मीटर यानी लेंथ का डायमेंशन रख दिया, करंट का डायमेंशन रख दिया, यहां से हमारे पास हासिल हो गया परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो यहां पे लिख दो गुरुजी डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यू नॉट यानी परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है सर। देख लो यूनिट हो गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर, डायमेंशन की बात हो गई, हाँ जी सर। अब सर आप वो वेक्टोरियल फॉर्म बता रहे थे वो बता दो, क्योंकि अभी तो आपने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया, कौन सा, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl sin थीटा बाय r²। अब आप वो वेक्टोरियल फॉर्मूला बता रहे थे वो भी बता दो, वो तो हमने याद कर लिया, पीछे जो मैग्नीट्यूड बताया आपने ये वाला, कहां गया, अरे भाई ये रहा ना, क्या बताता है ये, ज्यादा इसको फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा हमारे न्यूमेरिकल में काम ही नहीं आएगा, तो सिर्फ शो पीस है, हाथी का दांत है दिखाने वाला, खाने वाला नहीं, खाने वाला जो आएगा वो मैं आपको बता दूं, खाली दिखाने वाला दांत है, सिर्फ याद रखना है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई
म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, या म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये क्या बताता है? एक छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसकी लेंथ है छोटी सी लेंथ डीएल, करंट ले जा रहा है आई, उससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड हो गई डीबी। तो लिखा हुआ है देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। ठीक है ना साहब? ठीक है। अब आप वेक्टोरियल फॉर्म बता रहे थे, बता देता हूं। देखो यहां पे मैं हेडिंग डाल रहा हूं, वेक्टर फॉर्म या वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ बायोट सेवर्ट लॉ। वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, लेकिन यार ये जो मैं बताऊंगा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा डेरिवेशन है, हो सकता है हमारे बोर्ड्स में भी आ जाए, है ना? बहुत इजी, कुछ है नहीं तो डायरेक्ट बता देता, पर मैं आपको जल्दी से 2 मिनट के अंदर डिराइव करवा देता हूं। जितनी देर में मैगी बनती है ना, उससे कम टाइम में ये डेरिवेशन हम देख लेते। अब भी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा। क्या ये लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड? यस सर। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। ठीक है, अब मुझे इसका वेक्टोरियल फॉर्म चाहिए, यानी ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड था, मुझे डायरेक्शन में भी चाहिए। तो सुनो क्या लिख रहा हूं मैं। मैंने लिखा डीबी, सुनो इधर, डीबी इज इक्वल्स टू, अरे भाई, डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। मैंने बड़ी चालाकी के साथ क्या किया, ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल, ऐसा करना जायज है, ऐसा करना टोटली जायज है। यानी कि ऊपर आर और नीचे आर, अरे बात तो हुई ना, आर से आर कट जाएगा तो ऊपर और नीचे, ये पता है कि नहीं पता है? हाँ सर। तो ऊपर और नीचे हमने आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया डीबी बराबर म्यू नॉट आई टी एल, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं सर, ये आर इधर आ गया, तो म्यू नॉट आई डीएल आर इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ गया बच्चों? आर क्यूब आ गया। अरे नीचे क्या आ गया देखो ना, 4 पाई एक तो, हाँ सर 4 पाई, 4 पाई है ना? हाँ सर। और क्या आ गया? आर इंटू आर स्क्वायर कितना आ गया? आर क्यूब आ गया। क्या आ गया? आर क्यूब। क्या आपको मैंने क्रॉस प्रोडक्ट बताया था? हाँ सर क्रॉस प्रोडक्ट बताया था। क्या आपको याद है? सुनना एक मिनट, क्या आपको याद है कि जैसे मैं लिखता हूं ए क्रॉस बी, याद है? हाँ सर याद है, ए क्रॉस बी हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा बिटवीन देम। यस सर। तो ये हो जाता था ए बी साइन थीटा। कुछ याद आया? हाँ गुरुजी याद आया। अब ध्यान से देख, मन की आंखों से देख। कैसी आंखों से देख? मन की आंखों से देख। डीएल आर साइन थीटा, आई को भूल जा, क्योंकि आई को तो हम कैसे ट्रीट करते हैं? अरे जो क्रॉस प्रोडक्ट भी होता है वो किन किन का होता है? वेक्टर्स का होता है ना। जैसे दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा ही लेते हैं। यस सर। तो आई तो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर मानते हैं ना? हाँ सर। म्यू नॉट भी स्केलर क्वांटिटी है। तो डीएल आर साइन थीटा, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर साइन थीटा, यानी ए बी साइन थीटा। तो ए बी साइन थीटा, तो मैं ए बी साइन थीटा को क्या लिख देता हूं? ए क्रॉस बी। हाँ सर। तो क्या मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं? लिख सकते हैं सर, डी बी इज इक्वल, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दूं, लिख दो, डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। क्या साहब? म्यू नॉट अपॉन, देखो ऐसे लिख देते हैं, ऐसे समझ गए कैसे? यस सर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आ गया आई ए बी साइन थीटा। तो आप लिख सकते हो ए बी साइन थीटा को क्या लिख सकते हो? ए बी साइन थीटा को क्या लिख दो? ए क्रॉस बी। तो ए बी साइन थीटा को लिख दिया ए क्रॉस बी, यानी डीएल क्रॉस आर, डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया? डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। हाँ जी गुरुजी, है ना? साइन थीटा गायब हो गया ना। अब डीएल क्रॉस आर का मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा यानी डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा। ये डीएल का मैग्नीट्यूड इंटू आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, तो वैसा ही है ना, वैसा ही डीएल का मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो आपने लिख दिया डीएल क्रॉस आर। और मुझे पता है और आपको भी पता है कि यहां पे जब अपन ये डेरिवेशन देख रहे थे तो हमने बोला था कि यार ये वेक्टर तो है आर वेक्टर, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड है, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना ले रहा हूं मैं? आर। हाँ, क्योंकि डिस्टेंस कितनी बोल दी मैंने? आर बोल दी। और ये जो वेक्टर इसको बोल दिया आर वेक्टर, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? आर के बराबर हो गया। ये तो वेक्टर है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई कितनी हो गई? आर के बराबर। अब देख यहां पे ध्यान से देख, क्या लिखा हुआ है? आर क्यूब लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर क्यूब। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? ऐसे लिखना टोटली जायज है। आर क्यूब को क्या लिख दिया? आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, एक ही बात है। तो जी हाँ, फाइनली हमारे पास हाजिर हो चुका है वेक्टोरियल फॉर्म। किसका? बायोट सेवर्ट लॉ का वेक्टोरियल फॉर्म। ये भी बहुत ज्यादा फील करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल नहीं पूछता, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेगा तुमसे। नीट में ऑलरेडी पूछ चुका है, कभी जेई में भी पूछ चुका है, कभी भी पूछ सकता है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेगा, ये फॉर्मूला ही पूछ लेगा। जी हाँ, 4 ऑप्शन देगा अजीब से। एक ऑप्शन में कभी नीचे स्क्वायर दे देगा, यहाँ पे
है ना, ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, तो आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब की जगह स्क्वायर कर देगा, आई की जगह आई स्क्वायर कर देगा, इस प्रकार से। ठीक है क्या? यस सर। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार और अपन वापस चलेंगे पीछे और देखेंगे कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इसका तो गमछा भी खुल गया। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं हेयर, हेयर तुम्हारा भाई सारे स्टेप लिख रहा है, डीएल आर साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, डीएल क्रॉस आर। हाँ सर। और आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है ना, ये सब अपन ने चीजें रिप्लेस कर दी और हमारे पास क्या हासिल हो गया, वेक्टोरियल फॉर्म। तो सर यहां पे भी तो लिखो, हाँ अब ठीक है। अरे यहां पे वेक्टर है तो इधर भी तो वेक्टर लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? यस सर, बिल्कुल सर। ठीक है, ये वेक्टोरियल फॉर्म हो गया, इसको एज इट इज आप याद रखें। ठीक है, म्यू नॉट कैसा है स्केलर क्वांटिटी, आई कैसा स्केलर, 4 पाई कैसा स्केलर, ये भी है मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये भी एक प्रकार से स्केलर। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि ये सब अगर मैं हटा दूं तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन है वही किसका डायरेक्शन है, डीबी वेक्टर का डायरेक्शन है। हाँ बात तो सही। अरे जैसे मैं बोलूं, सुनो प्यारे बच्चों, ए क्रॉस बी बराबर सी वेक्टर, ए क्रॉस बी बराबर सी वेक्टर। ठीक है, अभी जब ये लेक्चर एंड होगा तो अपन आज के लेक्चर में हमने जो जो पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप भी ले लेंगे, है ना। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं आपको ये लेक्चर रिवाइज करवा ही दूंगा, बाकी आज जब लेक्चर एंड होगा तो कैमरे में से निकल के मुझे याद दिला देना, गुरुजी इस लेक्चर का रिकैप दे दो। ठीक है ना, ए क्रॉस बी बराबर सी वेक्टर, दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके नया वेक्टर आ रहा है सी वेक्टर। तो सी वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो किस डायरेक्शन होता है, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में। सी वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। वैसे ही यहां पे आप देखो तो सब तो फर्जी है, स्केलर है। डीएल क्रॉस आर, यानी डीएल और आर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेके आपके पास क्या रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड मैं बोल सकता हूं डीएल क्रॉस आर के डायरेक्शन में होगा? बिल्कुल, जैसे सी वेक्टर किस डायरेक्शन में, ए क्रॉस बी, वैसे डीबी वेक्टर किस डायरेक्शन में, डीएल क्रॉस आर। तो बेटा मैं यहां पे लिख सकता हूं इसको हटा के क्या, कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, पेपर में पूछेगा तो बता देना, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर। ठीक है गुरुजी, डीएल क्रॉस आर डन हो गया। हाँ सर डन हो गया, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया देख लेते हैं, एक क्विक रिकैप। एक तो होमवर्क अपन ने डिस्कस किया, ठीक है, उसके बाद बोला कि भाई एक अभी जितना पढ़ लिया एक बार वो देख लेते हैं, क्विक रिकैप। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, वो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को फिर हमने बाइफरकेट कर दिया दो चीजों में, एमईसी यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एक मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन। और बिलीव मी ये चैप्टर जो लास्ट 3 चैप्टर है उनसे छोटा भी है और इजी भी है ना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और हमेशा की तरह सारे पीवाईक्यूज तो अपन करेंगे ही क्लास में। मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन, और जब मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी तो हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगा किसी चार्ज पे वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने देखा और स्टीड का एक्सपेरिमेंट, ये सिद्ध करता है, प्रूव करता है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ठीक है ना। फिर मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी स्ट्रेंथ थी इलेक्ट्रिक फील्ड से, वैसे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड क्या, एक इलाका, एक रीजन है जिसमें किसी चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, कोई चार्ज मैग्नेटिक एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रख देते तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स एक्सपीरियंस करता है, वैसे यूं कह लो कि मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को रख दोगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड तो बस एक इलाका है, वो कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है वो हमें कौन बताता है, वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वो एक वेक्टोरियल क्वांटिटी है, देखो MFI शॉर्ट में लिखा हुआ है, बी वेक्टर एक वेक्टर क्वांटिटी, अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी विच टेल्स अस अबाउट हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ वीक अ मैग्नेटिक फील्ड इज। ठीक है, ये देख लिया है ना। एसआई यूनिट बोला, एसआई यूनिट कितना हो गया मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टेस्ला टी से रिप्रेजेंट करते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या हो गया, गॉस। टेस्ला और गॉस में रिश्ता क्या कहलाता है, ये भी हमने देख लिया, क्या कहलाता है, 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 की पावर 4 गॉस, या 1 गॉस इक्वल्स टू 10 की पावर -4 टेस्ला। ये देख लिया। डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया किसका, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो क्या MT -1 A -1, मुझे याद है तुम्हें भी याद होना चाहिए, MT -1 A -1। ठीक है, उसके बाद ये कुछ बहुत ही बेसिक से सवाल है, आराम से हमसे हो गए। उसके बाद बायोट सेवर्ट लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ अभी हमने खत्म किया जस्ट। क्या है बायोट सेवर्ट लॉ में, बायोट सेवर्ट लॉ हमको करंट एलिमेंट, छोटू से टुकड़ा जो करंट ले जा रहा है वो छोटे से टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमको बता देता है। ठीक है, तो एक वायर करंट कैरिंग वायर, कितना करंट लेके जा रहा है, आई करंट लेके जा रहा है। ठीक है सर,
यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, इस टुकड़े की लेंथ ले ली डीएल वेक्टर। अभी डीएल वेक्टर किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट है, ठीक है। ओके, एक पॉइंट लिया P और इस छोटे से टुकड़े को आपने इस P पॉइंट से जोड़ दिया वेक्टर बना के। यहां से यहां तक की दूरी हो गई R, जिसको आपने बोल दिया वेक्टर के रूप में R वेक्टर। डीएल वेक्टर ये मैग्नीफाई करके है ना, ये डीएल वेक्टर और ये आर वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो हो गया थीटा। अब मुझे इस पी पॉइंट पर इस छोटे से टुकड़े की वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, वही बताता है बायोट-सेवर्ट लॉ। ये डेरिवेशन, ये डेरिवेशन बायोट-सेवर्ट लॉ का, ये डेरिवेशन है किसका, बायोट-सेवर्ट लॉ का। समझ में आ रही है क्या बात? ये सर तो डेरिवेशन है, ठीक है ना। ये लिख रहा हूं मैं क्योंकि आपके बोर्ड्स में भी लाभदायक हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था मेरे बच्चे, डेरिवेशन डीबी किस किसके, ये मैं नहीं बोल रहा, ये बायोट-सेवर्ट ने बोला ना, मैं नहीं बोल रहा, बायोट-सेवर्ट ने बोला, उसका डेरिवेशन है। ये डीबी आई के प्रोपोर्शनल, डीबी डीएल के प्रोपोर्शनल, डीबी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल, डीबी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन चारों को क्लब कर दिया तो आपके पास क्या मिल गया, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी साइन एटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसकी वैल्यू याद रखनी 10 की पावर -7। तो क्या हो गया, डीबी हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय स्क्वायर। इस फॉर्मूले को डब्बे में बंद कर दिया, ज्यादा फील लेने की जरूरत नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल में ऐसे अप्लाई नहीं होगा। ये हाथी का दांत दिखाने वाला, डायरेक्ट याद रखा जाएगा, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाएगा। सर यहाँ पे वेक्टर नहीं आ रहा क्योंकि वेक्टोरियल फॉर्म नहीं है, बस मैग्नीट्यूड बता रहा है। किसका, छोटे से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, किसकी वजह से, छोटे से टुकड़े डीएल की वजह से, जिसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई, जो कि पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप कैलकुलेट कर रहे हो वो पॉइंट छोटे से टुकड़े से कितना डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, और थीटा क्या है, डीएल और आर वेक्टर के बीच का एंगल का साइन। इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब उसके बाद हम आए म्यू नॉट पर। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी फील म्यू नॉट क्या होता है, इसकी फील हम नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे, मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। म्यू नॉट होता है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। उसकी वैल्यू कितनी हुई, सीधा बैठ, फिर तू आलस फैला रहा है। क्या मैं आलस फैला रहा हूं, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं ऐसे करके, अरे ऐसे हो जाएगा बेटा, है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं क्या, नहीं तो तू भी ऐसे क्यों पढ़ रहा है, फिर आलस मत फैला ना, मैं आलस फैलाऊंगा ना तू आलस फैलाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना हो गया, 10 की पावर -7। 4 पाई चला गया उधर, चला जा। म्यू नॉट कितना हो गया, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। इसको आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सर इसकी यूनिट कितनी हो गई, तो यूनिट निकलवाई ना अभी मैंने, अरे भाई इसकी यूनिट निकलवाई ना दोस्त, कितनी, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो क्या मैं गुरुजी कह दूं कि म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, म्यू नॉट हो गया 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर। हाँ बोल दो। और म्यू नॉट का डायमेंशन भी मैं डिराइव करवाया आपको, कितना आया, MLT -2, MLT -2 A -2 आया नहीं आया, बिल्कुल गुरुजी आया। किसका डायमेंशन, म्यू नॉट का डायमेंशन पूरा मैंने आपको डिराइव करवाया। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। जिन जिन चीजों पर स्टार मार्क है उसको आप याद रखेंगे, बोल बोल के लिख लिख के याद करेंगे बार बार, बिल्कुल याद होगा, ठीक है। उसके बाद हमने वेक्टोरियल फॉर्म पढ़ा। हमने ये कौन सा फॉर्म ले लिया उसका, गुरुजी ये तो सिंपल वाला मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला ले लिया, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, नीचे आर क्यूब आ गया, ऊपर आई अलग लिख लिया, डीएल आर को इधर ले, डीएल आर साइन थीटा। ये हमको फील दे रहा है दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की, जो हो जाएगा डीएल आर साइन थीटा। तो यहाँ पे आपने डीएल आर साइन थीटा को लिख लिया डीएल क्रॉस आर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है आर क्यूब, तो आर क्यूब को क्या लिख लिया, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। आप ये नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। अरे ये वाला जो स्टेप है ना, कौन सा, मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किसको, इसको आप आर क्यूब भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको चाहो तो आर क्यूब लिख लो, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं इसको, एक मिनट, है ना, या और डीबी वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, ऊपर क्या आ गया, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, और नीचे क्या आ गया, खाली आर क्यूब। ऐसा भी चलेगा, इसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपने ऐसा क्यों लिखा, हो सकता है पेपर में ये रूप पूछ ले, हो सकता है पेपर में रूप पूछ ले, दोनों एक ही है। आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब लिखो या आर क्यूब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम टू सेम है। डीबी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, जो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन है, ठीक है। कोई शक नहीं सर, कोई शक नहीं। चलो फिर आगे आ जाओ, ये सॉल्व करके बताओ मेरे को जल्दी से। देखो भाई मैं साइड हट गया, तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम ही सॉल्व करोगे इसको, ठीक है सर। हाँ भाई डन हो गया, बताओ फिर क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड डीबी वेक्टर, भाई खुद ही कह रहा है डीबी वेक्टर, मतलब मुझे, मेरा काम मैग्नीट्यूड से नहीं चलेगा, मुझे वेक्टोरियल फॉर्म चाहिए, ठीक है। ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल वेक्टर एट अ डिस्टेंस आर वेक्टर एंड एलिमेंट कैरिंग करंट आई इज,
ठीक है, मुझे ही पता है, तुम्हें पता है कि जो फॉर्मूला होता है उसमें आई स्क्वायर आता ही नहीं है, फर्जी फॉर्मूला है। ये सब विजिबल है क्या गुरुजी? एकदम क्रिस्टल क्लियर है। ये आई स्क्वायर बेकार, आई स्क्वायर बेकार, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ऊपर है डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, सही है। डीएल क्रॉस आर बाय आर, ये गलत है ना, नीचे आर क्यूब होना चाहिए। अरे आर क्यूब होना, नीचे क्या होता है? अरे दद्दू दयाल, नीचे आर क्यूब होता है ना दोस्त। हाँ सर, तो नीचे आर कैसे हो गया? गलत है, ये वाला सही है, बिल्कुल सही है। देखो डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, क्या यही सही है? एकदम एकदम जायज फॉर्मूला है, बिल्कुल सर एकदम। तो मैंने बोला ना कि हाथी के दांत है सिर्फ दिखाने के, खाने के नहीं, सिर्फ याद रखने का है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, किसी ऑप्शन में आई स्क्वायर दे दिया, किसी ऑप्शन में नीचे आर क्यूब की जगह आर कर दिया, ठीक है। डन 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 डन, ठीक है। तो ये बायोट सेवर्ट लॉ भी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो यार, है ना, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है? रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी। अरे म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट तो अभी पढ़ा, अरे म्यू नॉट तो अभी पढ़ा, म्यू नॉट क्या है याद दिलाता हूं मैं तुम्हें। म्यू नॉट है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हाँ सर, अभी पढ़ा है आपने, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ व्हाट बच्चों? ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, याद है क्या? पहले भी बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था जब, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट है किसमें बेटा? सी, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में, इन वैक्यूम, या यूं कह लो फ्री स्पेस, ठीक है सर। इसका वैल्यू कितना होता है पता है क्या? हाँ सर बताया आपने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नहीं याद तो अभी देख लो, फ्री स्पेस या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट को सी बोलते हैं, जिसका वैल्यू कितना होता है? 3 लाख, वो मीटर में है, किलोमीटर में देखोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे तो आएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। सर एप्सिलॉन नॉट क्या है? मैं क्या बताऊं, तू बता क्या है? भूल गया क्या तू? भूला। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट उसमें पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बार स्क्वायर। हाँ सर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अब भी याद आया ना सर? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम बोल लो, ठीक है गुरुजी। अब इन तीनों में रिश्ता क्या कहलाता है ये बोल रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। रिलेशन वही कहल रहा है, इन तीनों में रिश्ता क्या कहलाता है? तो इन तीनों में रिश्ता कहलाता है, आपको याद रखना है, ये याद रखना है। ये फॉर्मूला कैसे है, इसका डेरिवेशन हमारे काम का नहीं, ना ही हमारे सिलेबस में इसका डेरिवेशन, बाकी ये पता होना चाहिए, है ना। ऑल्दो ईएम वेव में दो फॉर्मूले को इक्वेट करके एक जगह आएगी जब हम ये फॉर्मूला निकाल लेंगे, पर अभी अभी एज ऑफ नाउ हमने ईएम वेव नहीं पढ़ा है, तो अभी एज ऑफ नाउ हम इस फॉर्मूले को डिराइव नहीं कर सकते। जब ईएम वेव की बारी आएगी तब इस फॉर्मूले का डेरिवेशन देख लें। अभी के लिए आप याद रख लो, सी बराबर सी इक्वल्स टू 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गई बात? ठीक है सर, डन। हाई स्पीड ऑफ लाइट है ना। अब देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, μ0 एप्सिलॉन, अंडर रूट को क्या लिख सकता हूं? पावर हाफ लिख सकता हूं। हाँ, अंडर रूट मतलब पावर हाफ। अब ये नीचे, ये नीचे ऊपर आएगा तो पावर -½ हो जाएगी। जैसे ऐसे लिखूं 1/x², पर ये x² ऊपर आ जाएगा तो क्या हो सकता है? x⁻²। कोई शक नहीं सर, 1/x² है, ऊपर आ गया तो x⁻² हो गया ना। हाँ सर, ठीक है। तो अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -½ तो पेपर में ना कंफ्यूज करता है क्या, ये ठीक है अगर आपको याद है, लेकिन कभी कभी ये देने की वजह आपको देता है μ0 एप्सिलॉन नॉट की पावर -½ तो बच्चा एकदम, है ना, बिखर सा जाता है, एकदम फैल सा जाता है कि यार ये क्या है। अबे कुछ नहीं है, ये वही है। समझ में आ पा रही बात? थोड़ा सा इसका सौंदर्यकरण कर दिया, है ना, थोड़ा सा इस पे फेयर एंड लवली लगा दिया। इधर देख, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, तो 1/√, की जगह पावर हाफ लिख दी, नीचे से ऊपर गया तो पावर माइनस हो गया ना, तो एक ही बात है। डन हो गया, ठीक है सर। इसको ऐसे लिख देता हूँ, पूरे डिब्बे में बंद कर देता हूँ, क्या ही दिक्कत है। डन, हाँ जी सर डन। देख लो, पता होना चाहिए, ठीक है। आपको देखो 1 2 3 तीन चीजों में से कोई भी दो चीजें देके एक चीज पूछ लेगा। अरे ऐसा न्यूमेरिकल अगर आया तो 1 2 और 3, इन तीनों में से कोई भी दो वैल्यू देके एक चीज पूछ लेगा। सी का वैल्यू तो हम सबको पता, हो सकता है सी का वैल्यू ना दे, और दे भी दे, सी का वैल्यू दे दे, μ0 का वैल्यू दे दे, एप्सिलॉन नॉट निकाल लेना। सी का वैल्यू दे दे, एप्सिलॉन नॉट दे दे, μ0 का वैल्यू निकाल लेना। डन, हाँ सर डन। सी का वैल्यू पता है आपको, μ0 का वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है, μ0 का डायमेंशन पता है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पता है, μ0 का यूनिट पता है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पता है, सब पता है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब खा लिया, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे,
कह रहा है फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ। अब ये देख के बच्चा एकदम बिखर सा जाता है, बोले हाँ ये क्या है, हमसे तो नहीं होगा। अबे कुछ भी नहीं है ये, अभी क्या बताया पीछे पेज पे, सी किसके बराबर है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ। हाँ सर, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ कौन है, सी, और सी कौन है, स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ का यूनिट कितना हो गया, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन कितना हो गया, अबे डायमेंशन नहीं बता पाएगा, सी का डायमेंशन क्या है, ये बोलो एक ही बात है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ की पावर माइनस हाफ, इसका डायमेंशन क्या हो गया गुरुजी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ क्या होता है, सी तो होता है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो सी का डायमेंशन होगा। और कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड, मीटर मतलब लेंथ, यस सर, सेकेंड मतलब टाइम, तो हो गया LT-1, नहीं आया। अरे बेटा मैं कह रहा हूं व्हाट इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ, सी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ क्या होता है, सी होता है, ठीक है सर, ये सी हो गया। सी मतलब 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन, तो जो इसका डायमेंशन है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस हाफ, वही किसका डायमेंशन है, सी का, उसका डायमेंशन नहीं बता सकते, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर मतलब लेंथ L, सेकंड मतलब टाइम T, तो गया L ऊपर चला गया T, यही आंसर है, जी सर यही आंसर है, डन हो गया, हाँ सर डन हो गया, लो भाई डन 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 डन। चले भाई आगे, ये देख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, चलो फिर आ जाओ, चलो आ जाओ फिर, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये भी देख लिया। सिमिलैरिटीज बिटवीन बायोट सेवर्ट लॉ एंड कूलम्स लॉ, बायोट सेवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ में क्या समानता है, क्या सिमिलैरिटी है, देख लेते हैं। बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड्स, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें चाहे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, लॉन्ग रेंज फील्ड है, मतलब बहुत बहुत दूर तक इनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, यही मतलब है पहले पॉइंट का, बोथ आर लॉन्ग रेंज फील्ड, दूर दूर तक एक्सपीरियंस किया जा सकता है। बोथ ओबे दी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करती, दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का पालन करती। अब याद है आपको एप्लीकेशंस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, हाँ सर एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमको याद है, कहां पे, कूलम्स लॉ में आपने खूब सारे सवाल कराए थे, बिल्कुल सर कराए थे, याद है, ठीक है। वैसे यहां पर भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर सवाल करेंगे, तो ये कुछ समानताएं हैं, ये आप देख लीजिए, किन किन में, किन किन में गुरुजी, बायोट सेवर्ट लॉ और कूलम्स लॉ में। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, आज का लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, और अब रेडी रहेगा कि अब जो लेक्चर नंबर 2 से जो भी इस चैप्टर के लेक्चर आएंगे, है ना, अभी आप छुट्टियों से जस्ट आए हैं, है ना, थोड़ा सा रिलैक्सिंग मूड में, आज के लेक्चर को भी वैसे ही रिलैक्सिंग सही रखते हैं। अभी मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूं जो अभी आज के लेक्चर मैंने पढ़ाया है, और रेडी रहिए, कमर कस लेना कि अब अगले लेक्चर से ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, मतलब है ना, मेंटली फिजिकली इमोशनली तैयार हो जाना। आज का मैंने आपको लेक्चर दिया 1.5 घंटे या उससे सिर्फ कम का, क्या क्या पढ़ा एक बार देखते हैं, पेन यहाँ पे लगा देते हैं, और आज क्या क्या पढ़ा है गुरुजी। आज हमने, है ना, देखा कि यार पिछले जो आपने लेक्चर में 5 सवाल होमवर्क में दिए थे वो कर लिए, उसके बाद ये चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, हाँ सर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, है ना, को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं, ठीक है सर। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्यों, क्योंकि हेंस क्रिश्चियन ऑयरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो अपन ने देख लिया, है ना, ऑयरस्टेड एक्सपेरिमेंट, उसमें उन्होंने बताया कि भाई करंट की वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है सर। फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम 2 भागों में बांटते हैं, पहले हम फोकस करेंगे प्योरली मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने में, और फिर उसके बाद हम जाएंगे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड निकालने में, ठीक है सर। तो उसके बाद हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड क्या एक इलाका है जहां पे चार्ज मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, वो इलाका, वो फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, MFI शॉर्ट में, जिसको हम बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई वेक्टर, वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी वेक्टर से। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, बार बार मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ना बोलते हुए क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, मैं रिकैप करवा रहा हूं, साथ में याद करते जाओ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, टेस्ला, कैपिटल T, है ना, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या है, गॉस यानी कैपिटल G। टेस्ला और गॉस में यूनिट कौन सी बड़ी है, टेस्ला। कभी पेपर में कंफ्यूज जाओ, 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 की पावर 4 गॉस था, या 1 गॉस इक्वल्स टू 10 की पावर 4 टेस्ला था, तो याद रखना टेस्ला बड़ी यूनिट है, जैसे टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी है ना एलन मस्क की, है ना। अभी एक नई लिस्ट आई है, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल
ऑफ वर्ल्ड, तो उसमें पहले नंबर पे किसका नाम है? वो एलॉन मस्क है। कितने बिलियन उनकी संपत्ति है वो याद नहीं है, लेकिन पहले नंबर पे वो टेस्ला के मालिक है ना। जैसे टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी है ना, जैसे टेस्ला बहुत बड़ी कंपनी, वैसे टेस्ला बहुत बड़ी यूनिट है। तो टेस्ला यूनिट बड़ी है गॉस से, तो 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10 की पावर 4 गॉस। बाकी 10 की पावर 4 नीचे गया तो 1/10 की पावर 4 यानी 10 की पावर -4 टेस्ला बराबर 1 गॉस। वो रिश्ता क्या कहलाता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, है ना। उसके बाद फिर हमने देखा कि भाई म्यू नॉट जो है ना, उसके बाद फिर बायोट सेवर्ट लॉ पे आए। उसके बाद म्यू नॉट देखा। बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है? बायोट सेवर्ट लॉ से हमने क्या निकाला? छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर, जिसका फॉर्मूला कितना है? डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाय 4 पाई आर स्क्वायर। यस सर, ये तो सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म में था। फिर वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, वेक्टर फॉर्म आया डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई बाय 4 पाई डीएल क्रॉस आर, ऊपर आ गया नीचे आर क्यूब, या आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब आ गया। ये दोनों ही फॉर्मूले क्या है? हेलो हेलो हेलो, ये दोनों ही फॉर्मूले क्या है? ये दोनों फॉर्मूले हाथी के दांत दिखाने के अलग, खाने के अलग। इनको लेके ज्यादा इमोशन होने की जरूरत नहीं है, तो आप सिर्फ याद रख लेंगे तो भी अपना काम चल जाएगा। जैसा हमने क्वेश्चन देखा उसमें डायरेक्ट उसने फॉर्मूला पूछ लिया। ठीक है ना। तो मैंने आपको बायोट सेवर्ट लॉ डिराइव भी करवा दिया, क्योंकि डीबी जो था किस किसके प्रोपोर्शनल था? आई के, डीएल के, साइन थीटा के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था? आर स्क्वायर के। इन सबको क्लब कर दिया था। फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू था 10 की पावर -7। तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो गया? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टेस्ला की डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बोली याद रखना, कितनी? mt -2 a -1। हाँ सर। वहां से फिर अपन ने म्यू नॉट का वैल्यू देखा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और उसकी यूनिट कितनी आई? टेस्ला मीटर पर एम्पियर। जैसे मेरे दिमाग में छपा हुआ है सब तुम्हारे दिमाग में छपना चाहिए। वो कब होगा? जब तुम्हें लेक्चर बढ़िया से देखोगे, नोट्स बढ़िया से बना लोगे, बार बार जो चीजें मैंने याद रखने बोली उनको लिख लिख के याद करोगे। ठीक है ना। तो इसका यूनिट और वैल्यू वगैरह कितनी होगी म्यू नॉट की? म्यू नॉट होती है एब्सोल्यूट परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। कितना हो गया? म्यू नॉट की वैल्यू होगी 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, यूनिट हो गया टेस्ला मीटर पर एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो गया? mt -2 a -2। याद है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सर याद है ना। तो म्यू नॉट की वैल्यू हो गई, यूनिट हो गई, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, सब कुछ होगा, बायोट सेवर्ट लॉ हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने देखा रिश्ता क्या कहलाता है म्यू नॉट में? एप्सिलॉन नॉट, जो हमने लास्ट से लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, और सी स्पीड ऑफ लाइट में। तो सी स्पीड ऑफ लाइट बराबर 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सी इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट को लिख दिया 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर हाफ, ऊपर चला गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -हाफ। ठीक है। और फिर हमने देख लिया किसका डायमेंशन बोल रहा है, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -हाफ क्या है? सी का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो जो इसका डायमेंशन वही इसका डायमेंशन, मीटर पर सेकंड। मीटर मतलब लेंथ l, सेकंड मतलब टाइम t, तो lt -1। फिर हमने देखा कि बायोट सेवर्ट लॉ में और कूलम्स लॉ में क्या समानता है। बस यही था, एक छोटा सा हल्का फुल्का सा लेक्चर था। तो रेडी रहेगा अगले लेक्चर से, एकदम कमर कस लेना, लेक्चर का ड्यूरेशन बड़ा होगा अगले लेक्चर से। ठीक है। बाकी मस्त रहे, स्वस्थ रहे और व्यस्त रहे। और मैं इसी के साथ थैंक यू स्लाइड ले जाके आपको बोलता हूं थैंक यू। तब तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए बोलो सुबह केसरी।